जब मार्केट अच्छी चल रही है, यूएस मार्केट अच्छी चल रही है, उनको डाइवर्सिफाई करना है एमर्जिंग मार्केट्स में, दे विल सेंड मनी टू इंडिया, दे विल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स। तो इंडिया में डॉलर जाएगा, डॉलर रुपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि डॉलर को बेचा जाएगा, रुपी को खरीदा जाएगा, तो डॉलर रुपी नीचे, और वो जो रुपया आएगा उसको निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा। तो निफ्टी ऊपर जाएगा और डॉलर रुपये नीचे जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल रीजन ऑफ फ्लोज है जो बहुत सस्टेनेबल है। मार्केट में बहुत बात करी जाती है कि हमारा एज नहीं रहा मार्केट में, चीजें चेंज हो जाती हैं। दिस दिस रीजन इज वेरी फंडामेंटल। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किस दिन लगता है कि ये फ्लिप हो जाएगा? हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, मल्टी एसेट ट्रेडिंग ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं कॉन्स्टेंटली मेरे जितने भी लर्नर्स हैं उनको सेंसिटाइज कर रहा हूँ। बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर आपको शेयर बाजार से या फाइनेंशियल मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो मल्टी एसेट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। और जब हम मल्टी एसेट की बात करते हैं तो इक्विटी तो है ही, उसके अलावा करेंसी, कमोडिटीज। कमोडिटीज तो मुझे बहुत ही प्यारा, बिकॉज मैंने अपना करियर कमोडिटी से चालू किया था। बट करेंसी मार्केट जो कि बहुत ही, मैं कहूँ, अंडररेटेड मार्केट है। जो लोग करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं वो काफी पीस में रहते हैं, बिकॉज इट्स इजियर टू प्रेडिक्ट द करेंसी मार्केट मूवमेंट। और आज के जो मेरे गेस्ट है फेस टू फेस में, इनसे मैं मिला था जब हम लोगों ने फेस टू फेस बैंकॉक ऑर्गेनाइज किया। ये वहां पर आए थे एज अ पार्टिसिपेंट। मुझे इनका कॉन्सेप्ट इतना प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने इनको उस समय स्पीकर ही बना दिया कि आप इतना अच्छा बात कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने आपके साथ फेस टू फेस नहीं किया है, बट आप डिजर्व करते हैं कि आप स्लॉट, एक स्पीकर स्लॉट ले और वहीं पर ही अपनी बात कहें। तो उनके साथ फेस टू फेस पेंडिंग था, बिकॉज क्योंकि उस समय मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो आते ही वापस इंडिया में पहला काम यही कर रहा हूँ, फेस टू फेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करेंसी मार्केट के ऊपर में कि कैसे बड़ा पैसा करेंसी मार्केट में ट्रेड करके बनाते हैं, कैसे करेंसी और इक्विटी रिलेटेड है, और कैसे ये रिलेशनशिप को भी यूज करके आप कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मजा आने वाला है। एज यूजुअल सारे वीडियो की तरह थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन सीरियस लर्निंग है तो लंबा चलने देते हैं। तो लेट मी वेलकम फॉर दिस अमेजिंग इंटरेक्शन वी गोइंग टू हैव अंकित एंड गर्ग। हेलो। हाय विवेक, हाउ आर यू? मस्त है, और आप कैसे हैं? I'm good. Thank you very much for your time. I thank you for that generous introduction. It was really kind of you. इट्स माय प्लेजर। और आप यूएस में हैं एंड यू केम डाउन ऑल द वे फ्रॉम यूएस टू बैंकॉक टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो मुझे सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना जनरस होके यू फ्लाई डाउन। इतना कितना टाइम लगता है वैसे वहां से बैंकॉक जाने में? It was a long flight. I ended up flying for about 21 hours in air and about 2-3 hours on the ground. So Oh close to my, 24 hours of time. that's a level of dedication, Ankit, for learning. And obviously, we got an opportunity to hear from you there as someone who shared his experience. So thank you. I can't thank you enough for flying down and for giving your content to us there. No, the pleasure was all mine, and I would like to thank you कि you gave me that opportunity. Like you said, I flew down as a participant, but then you gave me the opportunity to share my thoughts. So I'm glad I was able to do that to the audience, to share some of the thoughts. And today we're gonna expand on what are the introductions session I gave. So really excited about that. सही। सो अंकित, आप हैं इंडिया से। थोड़ा आपके बारे में बताइएगा कि आप कब इंडिया से वहां गए और क्या कर हाँ रहे हैं जी, वहां पे। और right. इसको जितना हिंदी रखेंगे उतना अच्छा है। ऑल्दो इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट नीचे में रहेगी दोस्तों, तो जो इंग्लिश से सीखना चाहते हैं उसको एनीवेज मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट। और अंकित, हाँ, आप जो पीपीटी यूज करेंगे, कोई अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर आप शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दे। हाँ जी, तो मैं शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन। वंस यू कैन सी द स्क्रीन, आई यस। मैं मेरे साथ आई वांट टू से सॉरी कि मैं जनरली मेरे लैंग्वेज में, डायलॉग में इंग्लिश जल्दी आती है, तो आई हाँ। ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर इन हिंदी। हम्म। देखिए, मैंने ये सेंटेंस भी इंग्लिश में बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पर वो भी हिंदी का ही पार्ट आप, है इतना तो। हाँ, आप मुझे करेक्ट कर देना कहीं आपको लगे कि मैं थोड़ा ज्यादा इंग्लिश में बोलने लगा हूँ। मैं कोशिश करूंगा अपनी साइड से पूरा हिंदी में बोलने का। जी। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी?
जी जी। ओके तो आज का टॉपिक है मार्केट रिजीम्स, आइडेंटिफाइंग मार्केट रिजीम्स, क्वांटिटेटिव अप्रोच इसका टाइटल है। तो जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन, इसमें हम देखेंगे कि मार्केट रिजीम्स जो होती हैं वो होती क्या है, क्यों उनको आइडेंटिफाई करने से फायदा हो सकता है, और उसका एक डेटा ड्रिवन क्वांटिटेटिव अप्रोच की आपको विम्स एंड फैंसीज यानी कि आपके किसी के थॉट पे नहीं है, बहुत डेटा ड्रिवन अप्रोच है कि आप जो बैक्ड बाय डेटा रहेगा कि ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, तो वो अप्रोच मैं एक शेयर करने वाला हूँ। ओके ये मेरा सिर्फ कवर पेज है, मैं आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। जस्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मोस्ट ऑफ दिस कंटेंट इज एजुकेशनल। इसमें जो मैं सिखा रहा हूँ ये एक शुरुआत है, इसके ऊपर बहुत चीजें एक्सपैंड करी जा सकती हैं, बहुत चीजें बिल्ड करी जा सकती हैं, तो आप अपना खुद ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, सिर्फ मेरे कहने से बात को सही ना माने। विद दैट सेड, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मेरी जर्नी क्या रही है, तो मैंने आपका फेस टू फेस बहुत सारे देखे हैं, तो आई नो कि आप जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो मैंने कुछ स्लाइड्स डेफिनेटली उसके लिए बनाई हैं। तो नाइस। मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में, दिल्ली में मैं पला बड़ा, दिल्ली में मैंने बीटेक करी 2007 में। उसके बाद मैंने इंडिया में ही जॉब करी। मैं करियर की शुरुआत एज एन एफएक्स ट्रेडर हुई। मैंने दिल्ली और मुंबई में सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उनके साथ मैंने एफएक्स इंटरबैंक एफएक्स ट्रेडर का काम करा। तो ये काम होता है सर जहाँ पे बैंक्स टू बैंक एफएक्स ट्रेडिंग करी जाती है। तो जो बैंक्स के एम्प्लॉयज होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉर्पोरेट्स का एफएक्स एक्सपोजर और बैंक का एफएक्स एक्सपोजर को ट्रेड करें और हेज करें। तो वो हम काम करते थे। वीवर इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेजरी बुक है उसमें मैं पार्टिसिपेंट था, तो मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एफएक्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होने की, वहां से सीखने की। एंड दिल्ली एंड बॉम्बे दोनों साइड पे मैंने काम करा है फॉर फ्यू ईयर्स। उसके बाद विद इन द फ्यू ईयर्स अपना एंटरप्रेन्योरशिप का इंटरेस्ट हमेशा से रहता था, तो जॉब छोड़ के एक प्रॉप फंड का काम भी सेटअप करने की कोशिश करी थी। तो उस टाइम पे मैं एक टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर होता था, चार्ट ट्रेडर होता था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। तो आज के टाइम में आई मूव्ड ऑन टू क्वांटिटेटिव एंड सिस्टमैटिक, पर उस टाइम पे मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता था। तो आई कैन आज भी अगर कोई चार्ट पैटर्न लाता है या दिखाता है तो मैं बहुत चीजें समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी करियर और जर्नी वहीं से स्टार्ट करी थी। ये फंड बहुत छोटा फंड था इंडिया में, कुछ ज्यादा मीनिंगफुल नहीं था। इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते थे क्योंकि इंडिया से एफएक्स ट्रेडिंग के लिए, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए रेमिटेंसेस आर नॉट अलाउड। आपके एलआरएस लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा काम उसका करा। उसके बाद मैं पढ़ने गया, आया यहाँ पे कैलिफोर्निया में बर्कली में। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक प्रोग्राम होता है जो कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस प्रोग्राम होता है। तो उसमें मैथ, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन, हाई लेवल एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। दैट्स वेयर माय जर्नी इनटू क्वांटिटेटिव स्पेस ऑफ सिस्टमैटिक क्वांटिटेटिव एल्गो स्पेस में स्टार्ट हुई जर्नी मेरी। एंड ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे मैंने काफी साल इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स में काम करा है, मार्केट मेकिंग में, ट्रेडिंग में, रिस्क में, डिफरेंट रोल्स में डिपेंडिंग ऑन माय इंटर्नशिप, या फिर फुल टाइम अलग अलग रोल्स में काम करा है ओवर द लास्ट 10 years or so। और अब पिछले एक साल, 1.5 साल से करीबन मैं अपना डेसिबल कैपिटल नाम की एक स्मॉल वेंचर है जो चला रहा हूँ, जो कि प्राइमरली राइट नाउ बिजनेस करती है इंडिया में एक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंडेक्स एफएनओ पे ट्रेडिंग करती है, प्रॉप ट्रेडिंग करती है, और एल्गो ट्रेडिंग करते हैं हम, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हैं बहुत। तो वो डेसिबल कैपिटल है। तो दैट्स सम बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। सही है, अमेजिंग। लेकिन आप यूएस में बैठ के एक फर्म चला रहे हैं, एक फंड और फर्म जो भी उसको यूज करे अपने, दैट्स कमेंटेबल। थैंक यू सर। ये आई थिंक कोविड की देन थी। कोविड में घर पे बैठे तो टाइम बहुत मिलने लगा, हाँ कम्यूट कम हो गया, अपना ऑफिस आवर्स लिमिटेड हो गए, जिम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था, कोडिंग में भी था, क्वांट में भी था। तो चलो करा कि ट्राई करते हैं इंडिया मार्केट में, और वो इंडिया मार्केट में जो चीजें देखनी शुरू करी, डेटा एनालाइज करना शुरू करा, तो काफी पॉजिटिव निकलता आया। जी। तो एक सिस्टम बनाया, वो एक से दूसरा से तीसरा बनता गया, एंड अब उसको पूरा बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश है आजकल, वो मेहनत कर रहे हैं। मैं सही। उसके बारे में बताना चाहूंगा अगर या 2 मिनट। प्लीज। तो डेसिबल कैपिटल, जैसे आप देख सकते हैं, db.capital हमारी वेबसाइट है। इस पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सॉल्यूशंस देते हैं, एल्गो ट्रेडिंग और प्योर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से।
हमारा प्राइम फोकस राइट नाउ इंडियन मार्केट्स में है, पर मेरे अपने पर्सनल अकाउंट्स में हम क्रिप्टो और यूएस मार्केट्स को भी ट्रेड करते हैं। 24 घंटे हो जाता है ये, तो सारा टाइम हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता, तो इसलिए फोकस इस वक्त प्योर इंडियन मार्केट में है। एंड बट हमारा एक्सपेंशन प्लान्स हैं क्रिप्टो और यूएस मार्केट्स में। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्रिप्टो का बहुत इंटरेस्ट रहता है मेरे को, यहाँ पे ट्रेडर्स से बात करने को मिलता है, तो वहां से भी बहुत एक्सपीरियंस सीखने को मिल रहा है आजकल। तो वहाँ पे एक्सपेंशन का हमारा सीन है। सही है। इसका एक वेंचर, और ये बहुत रीसेंट है, ये अभी सेटअप भी नहीं हुआ है, ये अभी लाइव नहीं हुआ है, इसको हमने डाइस का नाम दिया है। तो ये सर एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम। ये जनरली उन ट्रेडर्स के लिए है जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, पर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उनके बीच का एक थोड़ा सा जो गैप है उसको हम मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा इन हाउस, इसको हम खुद कोड कर रहे हैं, मैं हूँ, मेरा पार्टनर है। पूरा स्क्रैच से बना रहे हैं। तो अभी हमारा डेसिबल कैपिटल के एल्गोस इस पे हम पोर्ट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, एंड देन फॉलोड बाय वील ओपन इट, हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे टू लार्जर ऑडियंस। पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कैसा बन के आएगा। नहीं, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट पे, और इनफैक्ट खैर ये वीडियो लंबा चला जाएगा बिकॉज यूएसडी आईएनआर में इतनी बात करनी है। पर मैं एक और आपके साथ में रिकॉर्डिंग करूंगा बाद में जब आपके पास समय होगा, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना एल्गो की, स्ट्रैटेजी से लेके एल्गो कैसे क्रिएट करे एक आम आदमी, एक रिटेल ट्रेडर, ये पूरा कॉन्सेप्ट पे मैं कभी आपसे समय चाहूंगा कि अपने चर्चा करें। एंड बाय द टाइम आपका ये सिस्टम भी अगर बन जाए या नहीं भी बने, एटलीस्ट आपका फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा कि आप हमसे ये चर्चा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, माय माय प्लेजर। मैं डेफिनेटली मैं बात कर लूंगा आपसे इस बारे में ऑफलाइन, एंड हम इसके ऊपर भी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, नो नाइस, प्रॉब्लम। थैंक यू। एंड लास्टली, ये भी अगेन बहुत छोटा है, डेसिबल एकेडमी का मैंने नाम दिया है। मैंने लास्ट ईयर एक ट्रायल प्रोग्राम रन करा था जिसको क्वांट इंक्यूबेटर प्रोग्राम कहा था। ओके। तो द आइडिया ये था कि इंडिया में बहुत टैलेंट है सर, ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न। आपके भी ऑडियंस इतनी सारी है, और रिटेल से लेके मिड रिटेल एडवांस तक देयर इज अ वेल्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया। तो ये एक ट्रायल रन करा था। अगेन मैं एक सिंगल आदमी हूँ, तो ज्यादा मेहनत नहीं कर पा, ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता। पर इसका विजन ये है कि इंडिया में हम एक क्वांट इंक्यूबेटर बनाए, जिसमें ट्रेडर्स को सेलेक्ट करा जाए इंटरव्यूज के बाद, शॉर्टलिस्टिंग के बाद, और उनको एक क्लोज एनवायरनमेंट में ट्रेन करा जाए टू ट्रेड ऑन मार्केट्स यूजिंग डेटा एनालिसिस अप्रोच और क्वांटिटेटिव मॉडल्स। तो क्योंकि हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ट्विटर पे भी थोड़ा एक्टिव हूँ, वहाँ पे काफी मेरा ट्रेडर्स नेटवर्क बनता है जो इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये विजन है, इनक्यूब के नाम से, इसका इंक्यूबेशन से इनक्यूब बना था। नाइस। मेरी वेबसाइट पे दिखेगा इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिटेल्स, अगर कोई देखना चाहे। इसका एक ही बैच रन करा था मैंने। इंटरेस्टिंग बात सबसे, जो बहुत लोगों को नहीं पता, जो मेरा करंट पार्टनर है वो इस प्रोग्राम के थ्रू मुझसे मिला। ही वाज शॉर्टलिस्टेड, वी वर्क टुगेदर, वी लाइक वर्किंग विद ईच अदर। तो फिर उसको मैंने बोला कि आप आओ हमारे साथ टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, तो ही वर्क्स विद अस नाउ। नाइस। तो आई एम होपिंग कि ऐसा मॉडल रेप्लिकेट करा जा सके अक्रॉस द इंडस्ट्री टू ट्रेन द फ्यूचर ऑफ क्वांट ट्रेडर्स इन इंडिया, सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स। तो ये थोड़ा विजन है, बट हाँ अभी इसके ऊपर भी छोटा सा ही काम है। तो ये तो सर डेसिबल के बारे में हो गया। मैं थोड़ा सा राइटिंग भी करता हूँ, तो ये मेरा कुछ कुछ मीडियम पे पोस्ट हैं। एक बहुत पॉपुलर हुआ था पोस्ट medium.com पे, अगर आप ये गूगल करेंगे व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, खासकर जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कि यार हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन हमारा 10% था, हमारा लाइव ट्रेडिंग में 5% 15% हो गया, हम इसको रोक दें क्या, हमारा सिस्टम में एज चला गया है क्या। तो इसके ऊपर एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच मैंने के ऊपर लिखा था, और ये गूगल medium.com पे अवेलेबल है, अगर कोई भी गूगल करके पढ़ना चाहे तो। इट्स अ लॉन्ग आर्टिकल, पर आपको एक पता चलेगा कि अगेन डेटा ड्रिवन डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, नॉट ओनली स्ट्रैटेजीज, डिसीजन भी कैसे लिए जाते हैं। सही है। ये इसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे ताकि इजियर हो जाएगा सबके लिए आपको ढूंढना। श्योर, थैंक यू। और ऐसे ही मैंने एक और ये मैंने एक चीज खेली थी, मैंने ये मेरा ट्विटर का प्रोफाइल है, आप देखें जुलाई 16 2021 को मैंने ट्वीट डाला था ये। तो मैंने पोस्टर डाला था कि जानबूझ के ट्वीट ऐसा था कि देखो मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है, मेरे पास जादू की छड़ी है, जिससे मैं किसी भी चार्ट पे डालूंगा तो वो चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर या आप नीचे ग्रीन वाला चार्ट देखें, तो कोई भी आपको, मैं किसी को भी दिखा के चार्ट से 10 20 50 हजार रुपए चार्ज कर सकता हूँ कि देखो मैं सिखाना चाहता हूँ, आप मुझसे सीखो ये चीजें।
तो ये ट्वीट इसलिए थी कि कैसे सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनको लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और ये मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ट्वीट जनरली सरकाजम था कि मैं कभी किसी से ऐसे पैसे नहीं चार्ज करता, 50,000 है वो तो बहुत दूर की बात है। कि मैं देखना चाहता था लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया कि हमें बताइए, हम पैसे देने को तैयार हैं, हम ये करने को तैयार हैं। और फिर इसके बाद मैंने इसका एक फॉलोअप आर्टिकल इसी के ऊपर लिखा, जो ये था वो भी medium.com पे ही है, कि कैसे आप बैक टेस्ट और ट्रेडिंग कॉल्स देके कैसे फेक जो लोग हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये सर अगर इसका सीक्रेट बताऊं तो इसका सीक्रेट ये आईटीसी का चार्ट है। ये जुलाई 2021 तक का आईटीसी का चार्ट होगा, 2014 से, तो 6-7 साल का चार्ट है। अगर इसमें आप सिर्फ ओवरनाइट रिटर्न्स को सम कर लें तो ये चार्ट बन जाता है और कुछ नहीं है इसमें। आप इंट्राडे रिटर्न्स हटा दें और ओवरनाइट रिटर्न्स रख लें तो उसको इक्विटी रिस्क प्रीमिया कहते हैं। कि मार्केट में जनरली जितना भी रिटर्न आता है वो ओवरनाइट ही आता है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबली कोई भी मार्केट देख लें, मे बी एक्सेप्ट फॉर जापान, आपको सब मार्केट में ये इफेक्ट प्रेजेंस मिलेगा। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि लोगों को डेटा एनालिसिस नहीं कर रखा और लोग इसको यूज करके कई बार ऐसी चीजों को सिंपल चीजों को यूज करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अगेंस्ट एक आर्टिकल था। तो इसमें भी कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, जो लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कि आइडिया ये है कि कोई जादू की छड़ी नहीं होती मार्केट में। डेटा से एनालिसिस करिए, मेहनत करिए, तो यूल सी अ लॉट ऑफ गुड इफेक्ट्स कमिंग आउट। राइट। तो ये मेरा बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन है। एंड देन दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरली, कि मार्केट रिजीम क्या है और आपको क्यों उससे फर्क पड़ना चाहिए। तो ये टॉपिक के इस बैकग्राउंड से हम समझेंगे फिर यूएसडी आईएनआर को कैसे यूज करें। बट पहले ये बेस समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशंस जो इंटरनेट पे मिलती हैं कि मार्केट जो रिजीम होती है वो क्लस्टर होती है ऑफ परसिस्टिंग मार्केट कंडीशंस। यानी कि आज बुलिश मार्केट है तो अगले महीने भर तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक बुलिश रह सकती है। फिर बेरिश हो जाएगी तो वो बेरिश हो जाएगी। वोलेटिलिटी हाई होगी तो देयर इज अ रिजीम की 3 महीना 2 महीना मार्केट वोलेटिलिटी हाई रहेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप बहुत तरीके से रिजीम को डिफाइन कर सकते हैं। इसका कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। इट डिपेंड्स आप ट्रेडिंग किस टाइप की कर रहे हैं। आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बुलिश और बेरिश में फर्क पड़ेगा। अगर आप वोलेटिलिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हाई आईवी या लो आईवी, यानी कि हाई विक्स या लो विक्स से फर्क पड़ेगा। आप क्या ट्रेड कमोडिटीज कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन से फर्क पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपकी मार्केट रिजीम जो आपके सिस्टम को या आपके एसेट्स को इम्पैक्ट करेगी वो अलग होती है। तो ये सेकंड लाइन जो है कि इसका दे अफेक्ट द रेलेवेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, मोमेंटम स्ट्रेटजी है, वो अगर मार्केट बहुत चॉपी है या हाई विक्स हाई वोलेटिलिटी में है तो मोमेंटम जनरली अच्छा नहीं करता, बहुत चॉप होता है। बाय करेगा हाई पे, लो करेगा सेल पे, तो इट रिड्यूसेस द सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑफ ए मोमेंटम। तो दैट्स द आइडिया कि अगर हम मार्केट रिजीम को डिटेक्ट कर पाए अहेड ऑफ टाइम, पीछे देख के कोई भी कर सकता है। 2022 में आप देखिए, आप कोई भी बता सकता है कि मार्केट कैसी रही है, पर अगले 3 महीने में या अभी अगले महीने भर में मार्केट कैसे किस रिजीम में है, अगर हम वो डिटेक्ट कर सकें तो हम अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं या फिर ड्रॉ डाउन मिनिमाइज कर सकते हैं। सेम रिटर्न्स के लिए अगर आपने ड्रॉ डाउन मिनिमाइज कर लिए वो भी विन है, और अगर आपने रिटर्न मैक्सिमाइज कर लिया, ड्रॉ डाउन सेम रहा तो वो भी विन है, और रिटर्न बढ़ा लिया और ड्रॉ डाउन कम कर लिया तो वो तो डबल विन है। तो ये सारी चीजें आप रिजीम के साथ करी जा सकती हैं, रिजीम के काम के साथ करी जा सकती हैं। Okay. और इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि 2 स्टेट रिजीम है तो बुलिश या बेरिश रिजीम है, 3 स्टेट है तो बुलिश बेरिश न्यूट्रल हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो मैं बोल रहा था, बुलिश और हाई वोलेटिलिटी है, बेरिश और हाई वोलेटिलिटी है। तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसी ट्रेडिंग करते हैं, आप यू कैन मीन डिफरेंट रिजीम्स। तो ये जनरली मार्केट रिजीम्स के ऊपर इंट्रोडक्शन है। तो आज हम जो करने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट में लोग क्या यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई रिजीम्स, क्या व्हाट आर द पॉपुलर इंडिकेटर्स, और उसके ऊपर डेटा ड्रिवन मैंने फिर कुछ एनालिसिस दिखा रखा है कि आप सुनेंगे किसी से कि ऐसा कर लीजिए तो छोड़ दीजिए या एग्जिट कर लीजिए, मैंने उसको डेटा से बैक करा है कि आप अगर ये करेंगे तो कैसा परफॉर्मेंस रहा होता। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, हाँ जी, हर रिजीम के अंदर में डिफरेंट एसेट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि जैसे आजकल देखिए इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटीज में बुलिश रिजीम चल रहा है, पर इक्विटीज में बेरिश चल रहा है। तो रिजीम, मैक्रो रिजीम जो है वो सिमिलर है, बट उसका इम्पैक्ट दोनों एसेट क्लासेस पे बहुत अलग है।
ऐसे ही जब वोलेटिलिटी हाई और लो होती है तो लो वोलेटिलिटी में जनरली मोमेंटम अच्छा चलता है। अगर आप 2021 की मार्केट देखें, मार्केट में वोलेटिलिटी वाज कमिंग डाउन आफ्टर द कोविड क्रैश हाँ। के बाद से मार्केट, पर मोमेंटम जो था वो काफी अच्छा चला। तो अगर 2021 के आप सिस्टम्स देखें, लोगों की परफॉर्मेंसेस देखेंगे, तो मोमेंटम बहुत अच्छा करा है पिछले 2021 में। 22 में वो थोड़ा सा पिट रह गया। तो मार्केट का मैक्रो रिजीम वही है, उसका इम्पैक्ट ऑन अदर एसेट क्लासेस बहुत अलग हो सकता है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे अलग इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसलिए उसको असेस वैसे करना पड़ता है। हम्म। और ज्योग्राफिकली भी वो परफॉर्मेंस डिफर हो सकता है, बिकॉज इक्विटी इन यूएस अभी खराब कर रहा है, पर इंडिया में इक्विटी तो ठीक ही कर रहा है। बिल्कुल सर। तो जो लोग मैक्रो करते हैं तो वो कोरिलेशंस भी देखते हैं ऑफ इंडियन मार्केट्स विद इंटरनेशनल मार्केट्स। टिपिकली आप देखें कि हमारा जो लीड लैग रिलेशनशिप था, इंडिया फॉलो करता था यूएस को। यूएस में अगर मार्केट बुलिश है, मनी प्रिंटिंग हो रही है, तो बहुत हमने भी बुलिश रहा। पर पिछले साल भर में अगर आप देखें तो कोरिलेशन ब्रेकडाउन भी हो रहा है कि इंडिया में देयर आर रूमर्स की बहुत डोमेस्टिक सप्लाई है, देयर आर पीपल हु आर बाइंग domestically. There's a strong purchasing power, or investment is in the market, whereas US is crippling with a lot of other factors. So same environment का impact on different geographies, different asset classes, you're right, could be different. ओके, श्योर। तो द ऑल्टरनेट एसेट क्लास में जो हम यूएसडी आईएनआर देखने जाएंगे, वो इसलिए देखना चाहेंगे, उसका एक फंडामेंटल रीजन है जो मैं रिलेशनशिप दिखाने वाला हूँ कि वो इंडियन मार्केट में क्यों वर्क करेगा। और जो मैं यूएसडी आईएनआर के लिए दिखाऊंगा जरूरी नहीं है कि सम अदर करेंसीज के साथ चल पाए, यूरो यूएसडी या यूएसडी एन के साथ शायद नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका एक फंडामेंटल लॉजिकल रीजन है जो मैं आई डिस्कस। तो वील डिस्कस दैट। ये 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, ये स्लाइड मैंने पहले बनाई थी, तो 4 स्ट्रैटेजीज बनाई थी। मैं आपके बैंकॉक वाले इवेंट में आया, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करा, तो लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बेसिस पे मेरे को एक नया आइडिया आया और उसके ऊपर भी मैंने बैक टेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया। तो नाउ दे आर 5 स्ट्रैटेजीज जो मैं दिखाने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन में, और उनका रोबस्टनेस चेक्स जनरली कि वो स्ट्रैटेजी स्टेबल है या नहीं। एंड देन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस एनालिसिस को यूज करके सिर्फ एक बैक टेस्ट या सिस्टम नहीं यूज कर सकते, इसके एप्लीकेशंस आर वाइड। आप बहुत तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी टाइम स्पेंड करना चाहूंगा कि इसको आप किन ऑल फील्ड्स में, किस और टाइप की ट्रेडिंग में यू कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द ब्रॉड एजेंडा फॉर टुडे। श्योर श्योर। तो सर ये ट्वीट था मेरा एक कि कौन से पॉपुलर फिल्टर्स हैं जो ट्रेडर्स यूज करते हैं बेरिश मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो विवेक जी, इस पे आपका भी एक ट्वीट था कि 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे निकाल लीजिए। एक्चुअली उसी से मेरा ये ट्वीट इंस्पायर भी हुआ था। आपकी ऑडियंस को मैं कहूंगा, आप एक मिनट पॉज करके इसके ऊपर सोचिए कि आप क्या करते हैं या आपने क्या सुना है। कुछ कौन सी चीजें हैं जो जनरली बोली जाती हैं कि ऐसे करने पे आप बेरिश मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं। जो मैंने थोड़ा सा सर्वे करा, थोड़ी सी रिसर्च करी, तो कुछ ये 2-4 टाइप की कैटेगरीज निकल के आई। या तो कुछ लोगों ने बोला कि 200 डे मूविंग एवरेज ले लीजिए, 13 वीक मूविंग एवरेज ले लीजिए, 10 मंथ मूविंग एवरेज ले लीजिए। सो जस्ट मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे कि प्राइस इज क्लोजिंग बिलो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दूसरा था कि ऑल टाइम हाई से अगर ड्रॉप हो जाता है, अगर निफ्टी 18,000 पहुंचा, वहां से 10% ड्रॉप कर गया तो आप निकल लीजिए। ऐसे 15%, 10%, 20%, 25%, अलग अलग लेवल्स लोगों ने अलग अलग कंफर्ट के हिसाब से बोले गए, डिपेंडिंग ऑन आपका होल्डिंग होराइजन 5 महीना है, 6 महीना है, साल है या 2 साल है। तो आपका यू कैन हैव मोर कैपेसिटी, आप रख सकते हैं कि कब मेरे को एग्जिट करना है। एंड देन कुछ लोगों ने डिस्क्रिशनरी पैरामीटर्स भी बताए कि मार्केट ब्रेथ कैसे है, जैसे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी आप यूज करते हैं, नॉट आरएसआई बट रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ एक स्टॉक अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है। पर अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें कि सिर्फ 10 स्टॉक भाग रहे हैं, 50 स्टॉक गिर रहे हैं, तो लोग उसको भी बेरिश इंडिकेटर लेते हैं। ऐसे उसको बहुत तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स यूज कर सकते हैं। तो आज का फोकस फर्स्ट 2 पे रहेगा क्योंकि ये बहुत क्वांटिफाइबल है, बहुत सिस्टमाइज्ड है। वेयर जो थर्ड है वो थोड़ा डिस्क्रिशनरी है, इट्स वेरी हार्ड टू कोड देम इन सिंपल टर्म्स। तो फर्स्ट 2 को मैं एनालाइज करूंगा। सर ये एक फिलॉसफी है, ये डॉक्टर विलियम डिमेनिंग की है, बहुत पॉपुलर सेइंग है। ही वाज फ्रॉम आईबीएम कि इन गॉड वी ट्रस्ट, एवरीथिंग एल्स ऑल अदर्स मस्ट ब्रिंग डेटा। सिर्फ भगवान पर विश्वास करते हैं और किसी चीज पे विश्वास नहीं करते जब तक उसके पीछे हम डेटा ना देख लें। तो अगर करेक्ट। आप भी आज मुझे कोई बताएं या कोई सबसे सीनियर ट्रेडर भी आके मुझे कुछ बताएंगे, तो मैं उसको उठा के पहले डेटा से टेस्ट करना चाहूंगा। और आपकी ऑडियंस के लिए भी मैं कहूंगा, जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए,
खुद डेटा लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से डेटा मिल सकता है इसका, और उसको टेस्ट करके देखिएगा बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग एनी मनी ऑन इट। सही है। तो ये फिलॉसफी के साथ ही सारा आगे का प्रेजेंटेशन है। तो ये सबसे पहला चार्ट दिखेगा आपको, दिस इज 200 SMA। तो अगर आप लेफ्ट पे चार्ट देखेंगे, निफ्टी का है, ब्लू लाइन जो है निफ्टी है, और जो ऑरेंज लाइन है उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इसलिए शुरू में अगर आप देखेंगे तो 200 दिन तक कोई डेटा नहीं है, क्योंकि 200 दिन चाहिए उसको। एंड ये जो राइट में है, ये स्ट्रैटेजी क्या कर रही है, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो अगले दिन एग्जिट कर लेगा मार्केट, और अगर ये वापस ऊपर चला जाएगा निफ्टी, तो ये फिर से बाय कर लेगा। सिर्फ निफ्टी को लॉन्ग शॉर्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा फुल ब्लोन सिस्टम है, बट ये सिर्फ दिखा रहा है कि अगर आप सिर्फ ये करते तो आपको क्या क्या इफेक्ट आया होता, क्या रिटर्न आया होता। तो ये राइट हैंड साइड में उसका स्ट्रैटेजी चार्ट है, ब्लू अगेन निफ्टी का प्राइस एक्शन है। और अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते कि 200 SMA के नीचे एग्जिट कर लीजिए और उसके ऊपर वापस बाय कर लीजिए, तो ये ऑरेंज कलर का परफॉर्मेंस आता है। तो यू कैन सी ये कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके स्टैटिस्टिक्स ये हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखें, ये है 10 नवंबर 2006 से 21 कल तक का डेटा है, 21 सितंबर 2022 का। निफ्टी के रिटर्न्स 360% है और ड्रॉडाउन 60% है, और ये फिल्टर का बिल्कुल हाफ है सब कुछ, रिटर्न्स भी हाफ है और ड्रॉडाउन भी करीबन हाफ है। Okay. तो एक तरीके से आप सेम इफेक्ट 200 SMA का अगर आप पोजीशन साइज आधी कर दें तो आपको सेम इफेक्ट मिल जाएगा। आपको दिमाग भी नहीं लगाने की जरूरत, आपको ट्रांजैक्शन भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की जगह 50 रुपए भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या बुरा है, अच्छा है या गलत है, पर आपको इस तरीके से सोचा जा सकता है कि सिर्फ पोजीशन साइज आधी कर दें तो हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा, हमें कुछ और चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। तो ये 200 SMA के साथ एनालिसिस है। ये नेक्स्ट एनालिसिस, ये हो सकता है कि 200 SMA का प्रॉब्लम हो, EMA में हो सकता है कि ये बेटर वर्क हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, ये 200 EMA में हो सकता है इससे बेटर परफॉर्मेंस दे दे, बिल्कुल दे सकता है। अगेन लाइक मैंने कहा कि एक चीज मैंने दिखाई है, देयर आर मेनी वेज टू एनहांस। क्योंकि मैं EMA फॉलो करता हूँ ना, तो मैं इसलिए थोड़ा SMA के अगेंस्ट हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं EMA भी है, वो इससे बेटर परफॉर्मेंस जरूर देगा, पर जो मैं दिखाने वाला हूँ उससे बेटर नहीं देगा, ये भी मैं आपको बता आई एग्री। सो दूसरा सिस्टम है 15% ऑल टाइम हाई से, 15% ऑल टाइम हाई से जब ड्रॉप हो जाए तो आप मार्केट से निकल जाए। तो ये आप देखेंगे लेफ्ट में अगेन निफ्टी का चार्ट है ब्लू वाला, और ग्रीन लाइन जो है वो ऑल टाइम हाई है, जो मार्केट ने जैसे जैसे बनाया वो वैसे वैसे अपडेट हुआ है। और जो ऑरेंज लाइन है वो उससे 15% ड्रॉप है। तो एक तरीके से डॉनचिन चैनल जैसा दिखता है, पर डॉनचिन चैनल क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड का होता है, 20 पीरियड, 30 पीरियड, 50 पीरियड का, तो वो मूव होता रहता है। वेरएज ये सिर्फ तभी मूव होगा जब ऑल टाइम हाई नया बनेगा, तभी उसका स्टॉप लॉस एक तरीके से ऊपर आएगा, नहीं तो वो वहीं का वहीं रहेगा। तो ये 2008 में जो क्राइसिस आया था, तो ये सर इसमें एक चीज और होती है सोचने यानी समझने वाली, कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर इम्पैक्ट होता है कि ऑल टाइम हाई कब दिखा रहा है। अगर ये डेटा मैं यहाँ से स्टार्ट करता 2009 से, तो ऑल टाइम हाई यहीं आ जाता, आप यहाँ पे लॉन्ग होते। तो जो हम कहते हैं कि डेटा को जितना मसाज कर लो, टॉर्चर कर लो, आप उससे जो कहानी बुलवाना चाहते हो बोल सकता है डेटा। तो वो इन्हीं चीजों का होता है कि आप डेटा कहाँ से स्लाइस करेंगे, कहाँ से काटेंगे, उससे आपकी स्टोरी पूरी चेंज हो सकती है। मैं इसी डेटा के साथ इसमें डेटा को स्लाइस करके कोई ऐसा पीरियड ढूंढ सकता हूँ जब ये परफॉर्मेंस सबसे अच्छी दिखा सकता है। पर हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास मैक्स डेटा हो उतना डेटा के ऊपर एनालिसिस करें, उसको हम ब्रेक डाउन करके भी करते हैं, पर पहले स्टार्ट करते हैं बिगर पिक्चर से। तो ये 15% ऑफ द ऑल टाइम हाई से ड्रॉ डाउन है। तो ये आप देखें तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा डिफरेंट नहीं है आपकी प्रीवियस वाली परफॉर्मेंस से, 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से। रिटर्न्स भी आधी हैं, ड्रॉ डाउन, बल्कि एक्चुअली इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी उससे खराब ही है, क्योंकि रिटर्न आधी से कम है, ड्रॉ डाउन आधे से ज्यादा है। तो सिंपलर थिंग्स वर्क बेटर एट टाइम्स, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे काम हो सकता है सिंपलर थिंग से। एंड ये जस्ट कंपैरिजन है दोनों का। तो ओवर द लॉन्ग रन आप देखें तो दोनों राइट नाउ एक्चुअली दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही क्लोज है, ऊपर नीचे जाता रहता है। जनरली ऑरेंज जो है यानी कि मूविंग एवरेज वाला है, इट हैज ओवर परफॉर्म फॉर मोस्ट पार्ट इन द हिस्टोरिकल एनालिसिस, बट यू नो ऐसा नहीं है कि एक बेटर है और दूसरा वर्स है। यू कैन पिक एंड चूज इफ समबडी वांट्स टू। ओके, तो ये तो सर इंट्रोडक्शन हो गया, जनरली मार्केट में लोग यूज क्या करते हैं, बहुत कॉमनली नोन चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि हमें USD INR की जो मार्केट है उससे इनसाइट्स कैसे मिल सकते हैं।
तो ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि यूएसडी आईएनआर और निफ्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है और वो क्यों हो सकता है? तो ये अभी क्वेश्चन पॉज करके पॉन्डर करिए चाहे, एंड देन वील डिस्कस दिस इन द प्रेजेंटेशन, बट जस्ट अ क्विक क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस एंड देन वील डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे इस बारे तो में। मैं जवाब दूं अपना क्या? हाँ हाँ सर, बिल्कुल दीजिए। अच्छा, यूएसडी आईएनआर के अंदर में आईएनआर एक कंपोनेंट है ना, और निफ्टी भी रुपी को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कॉमनैलिटीज तो आएगी कि जो मैक्रो वेरिएबल्स इंडिया के इक्विटी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे वही करेंसी को भी इम्पैक्ट करेंगे, तो थोड़ा रिलेशनशिप तो बनता ही है। हाँ जी, तो यू आर राइट। तो यूएसडी आईएनआर जो है वो एक तरीके से इनवर्स ऑफ आईएनआर हो गया। तो अगर हाँ। आईएनआर नीचे जा रहा है तो यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि एसेट यूएसडी आईएनआर ट्रेड होता है तो मैं उस टर्म्स में बात करूंगा। अच्छा। तो मैं आंसर दे देता हूँ। निफ्टी और यूएसडी आईएनआर में इनवर्स या नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि जब निफ्टी नीचे जाता है तो यूएसडी आईएनआर ऊपर जाता है, और जब निफ्टी ऊपर जाता है तो यूएसडी आईएनआर नीचे जाता है। पर ये लॉन्ग टर्म में सम में नहीं, ये डेली डेली डिटेल में देखेंगे, और मैं कुछ चार्ट भी दिखाऊंगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन है, एंड वील डिस्कस अ लॉट मोर इनटू दिस। एंड उसका एक एक कपल ऑफ मैक्रो आंसर्स ये हैं कि अगर आप सोच के देखिए, अभी यूएस इंटरनेशनल मार्केट्स है, इंडिया में इंटरनेशनल फंड्स आता है एफआईआईज एंड एफपीआईज के थ्रू। अगर ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आ रहा है, अगर लोगों को फंड्स को रिडेम्पशंस आ रहे हैं, लोगों को पैसा वापस पुल करना है, तो उन्होंने जो इंडिया में पैसा लगाया है दे वुड वांट टू ब्रिंग इट बैक। तो होगा क्या, अगर आप ऐसे देखिए कि यूएस मार्केट नीचे गिरी, उनको प्रेशर आया, उनको डॉलर चाहिए, तो उन्होंने इंडिया से डॉलर निकाला। इंडिया से डॉलर निकालने के लिए क्या करेंगे वो, उनका इंडिया में उन्होंने डॉलर को कन्वर्ट करके रुपी में निफ्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो निफ्टी से पैसा निकालेंगे, यानी कि निफ्टी बेचेंगे, रुपी आएगा उनके पास, उस रुपी को देके डॉलर लेंगे और वो डॉलर फिर वापस लाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो आप देखें इसका इंपैक्ट क्या होगा। यूएस मार्केट नीचे जा रहा है, निफ्टी बेचने में निफ्टी नीचे जाएगा और डॉलर रुपी ऊपर जाएगा। तो ये इनवर्स कोरिलेशन हो गया जनरली। और इसका उल्टा भी होता है, जब मार्केट अच्छी चल रही है, यूएस मार्केट अच्छी चल रही है, उनको डाइवर्सिफाई करना है एमर्जिंग मार्केट्स में, दे विल सेंड मनी टू इंडिया, दे विल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स। तो इंडिया में डॉलर जाएगा, डॉलर रुपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि डॉलर को बेचा जाएगा, रुपी को खरीदा जाएगा, तो डॉलर रुपी नीचे, और वो जो रुपया आएगा उसको निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा। तो निफ्टी ऊपर जाएगा और डॉलर रुपये नीचे जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल रीजन ऑफ फ्लोज है जो बहुत सस्टेनेबल है। मार्केट में बहुत बात करी जाती है कि हमारा एज नहीं रहा मार्केट में, चीजें चेंज हो जाती हैं। दिस दिस रीजन इज वेरी फंडामेंटल। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किस दिन लगता है कि ये फ्लिप हो जाएगा? जिस दिन मतलब जो कोर रीजन होता है वो है, अभी देखा जाए तो एक तरीके से फ्लिप हो रखा है, बिकॉज इंडिया इंडिया फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडियन इन्वेस्टर खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो वो फ्लिप हो गया। दूसरा, जब दोनों कंट्री में ब्याज दर का गैप कम हो जाएगा तब ये फ्लिप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंडिया, दोनों चीजें सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि इंडिया में लोकल कंजम्पशन बढ़ जाए, तो अगर निफ्टी उससे सपोर्ट होने लगे, बाहर से फ्लो से डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो ये इनवर्स कोरिलेशन ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या कम हो जाएगा। या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जिसे कहते हैं, ब्याज दर का डिफरेंस जो आपने बोला, उसमें भी फर्क पड़ता है। पर मैं आज, वो मेरा टॉपिक नहीं है तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि यूएसडी आईएनआर एज एसेट क्लास कैसे काम कर सकता है। तो आइडिया और इंट्यूशन जनरली यही है जो हमने बात करी कि रुपी और निफ्टी की रिटर्न्स इनवर्सली कोरिलेटेड है, नेगेटिव कोरिलेटेड है। हाइपोथेसिस ये है कि अगर आप नेगेटिव कोरिलेशन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। जनरली आप सिस्टम ट्रेडिंग में बात करें तो हम कोशिश करते हैं हम 2, 4, 6, 10 सिस्टम चलाएं। आपकी भी सर प्रॉप फॉर्म है, आई एम श्योर यू विल आल्सो थिंक लाइक दैट, कि हम लो कोरिलेटेड सिस्टम निकालें ताकि एक ऊपर जाए तो दूसरा नीचे जाए, तो वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दें, तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न इंप्रूव हो जाता है। ड्रॉडाउन्स अगर आपके कम हो जाएंगे, सबसे ज्यादा फोकस रहता है ड्रॉडाउन्स कम करने में, और तो इस टाइप की एसेट्स में, इस टाइप के सिस्टम्स में हमारी रिसर्च और एपेटाइट बहुत रहता है। और तीसरा हाइपोथेसिस और आइडिया है कि अगर आप मोमेंटम में इन्वेस्ट करें, तो जो मोमेंटम में वो भाव भगवान 6 कहते हैं, अगर आप दोनों एसेट्स के मोमेंटम में इन्वेस्ट कर पाए तो यू विल जनरेट रिटर्न। तो ये 2-3 इसके इनिशियल प्रीमाइसेस हैं, और ये थोड़ा सा उसका डेटा है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये 29 अगस्त 2008 से डेटा था मेरे पास। एक्चुअली यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स तभी लिस्ट हुए थे एनएसई में, और अप अंटिल यस्टरडे है।
तो द नोटिसेबल थिंग इज कि इसमें निफ्टी जो है 0 से करीबन 300% ऊपर जा चुका है, और रुपी जो है करीबन 50% से थोड़ा ही ऊपर है, 40 रुपए पे 60 रुपए 50 रुपए पे था, 60-80 रुपए पे है। तो ये जनरल एनालिसिस है देखने का। एंड इसमें द पॉइंट टू नोट इज कि एक्चुअली मैं डिटेल में अगली अगली स्लाइड में बताता हूँ, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मोमेंटम को कैसे क्वांटिफाई करें, वो ये एक एग्जांपल है कि मैंने जो करा है 21 डेज का लुक बैक विंडो है। 21 डेज इसलिए कि करीबन 1 मंथ हो जाता है, साल में 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो अगर आप 12 से डिवाइड करें 12 महीनों से, तो करीबन 21 आता है। ये विंडो 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर जस्ट मैंने 21 दिन का लुक बैक लिया है। और 21 दिन का लुक बैक लेने का मतलब क्या है कि हमने 21 दिन का एवरेज रिटर्न निकाला है। तो ये एक एग्जांपल है 4 दिन के एवरेज रिटर्न का, वो ही आप 21 दिन के लिए कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका पहले 4 दिन डे 1, 2, 3, 4 का रिटर्न, हर दिन का रिटर्न ये है परसेंटेज रिटर्न, सिंपल क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, तो 4 दिन का मीन ये बनता है। मीन मतलब? नंबर मीन मतलब एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ ऑल 4। सिंपल एवरेज, बरोबर। नथिंग एल्स, सिंपल एवरेज। और अब जैसे जब डे 5वां आएगा तो क्या होगा, आपका डे 1 निकल जाएगा, और हाँ। 4 दिन का मीन, सिर्फ 4 दिन का मीन निकालना है आपने। हाँ। तो ये पहला 1% डे 1 निकल गया, और ये जो 4 दिन का मीन है या एवरेज है वो ये नंबर है। ऐसे ही डे 6 का ये नंबर है। ऐसे ही अगर आप ये 21 दिन के डेटा के साथ करें और रोलिंग करें, यानी कि अब ये तो मैंने सिर्फ 6 दिन का स्नैपशॉट दिया है, अगर आपके पास 500 दिन का भी स्नैपशॉट है तो आपके पास ऐसे ही 500 माइनस 4 496 497 नंबर्स आ जाएंगे, जो कि आपको 4 दिन का एवरेज रिटर्न क्लोजिंग पे दे देंगे। जब मार्केट क्लोज हुई तब आपको रिटर्न मिल गया। तो ये हमने सबसे पहले मीन रिटर्न या कि एवरेज रिटर्न निकालना है, निफ्टी का भी और यूएसडी आईएनआर का भी। ओके। अब इसमें एक नोटेबल बात यह है कि यूएसडी आईएनआर में हॉलिडे कैलेंडर अलग होता है और निफ्टी में हॉलिडे कैलेंडर अलग होता है। छुट्टी थोड़ी सी अलग होती है रुपी की, क्योंकि वो आरबीआई कैलेंडर पे चलता है, जहां पे इंटरनेशनल मार्केट से भी इंपैक्ट आता है। तो जनरली उन दिनों के लिए 0 रिटर्न मान लिया है, क्योंकि टेक्निकली नथिंग हैज चेंज्ड फ्रॉम डे यस्टरडे। अगेन इसका इम्प्रूवाइज वर्जन हो भी सकता है कि आप प्रीवियस डे रिटर्न को रोल ओवर कर लें। मैंने जो इसके एनालिसिस करे हैं उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि वन वे ही इज राइट वे। आप दोनों तरीके से करेंगे, आपको मोटा मोटी आंसर वही मिलेगा जो एक तरीके से मिलता है। तो पहले मीन निकाल लेंगे। अब सर वो मीन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, 21 दिन का मीन है, और आज से लेके पूरा 2008 से मेरे पास डेटा है, मैंने सारा मीन प्लॉट कर दिया, ये निफ्टी का भी और आईएनआर का भी। ठीक है। तो हर रोज का एक नंबर आया, जैसे अगर मैं पीछे जाके बताऊं, हर रोज जैसे ये 3 नंबर है मेरे पास, तो ये 3 नंबर अगर मैं प्लॉट कर दूंगा चार्ट पे तो कैसे दिखेंगे, और उनको लाइन से ड्रॉ नहीं करते। यही अगर पूरा 14 साल के डेटा पे कर लेंगे तो ये आउटपुट आएगा। अगेन ऑडियंस से क्वेश्चन है और आपसे भी क्वेश्चन है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है। ये निफ्टी और आईएनआर के रिटर्न्स हैं और वो प्लॉटेड एंड डेली के। मुझे ना एकदम मतलब क्लास वाली फीलिंग आ गई है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं हाथ ऊपर करके मैं पहले जवाब दूंगा सर। ये बेसिकली एक रेंज बना ले रहा है। अगर इस तरह का देखेंगे तो मोटा मोटी पता लग जाता है कि इतना ही वॉलेटाइल रहेगा, इतना ही रेंज में चलेगा। हाँ जी। तो ये 21 दिन का एवरेज रिटर्न जो है निफ्टी का 1.5% से 2% के नीचे है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो दो आप बड़े बड़े स्पाइक्स देख रहे हैं, ये 2020 कोविड क्रैश और ये 2008 लीमन क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के क्रैशेस हैं। बाकी आप देखेंगे 80% डेटा आपका +0.5 और -0.5 में आएगा। एक और ऑब्जर्वेशन है कि जो आईएनआर है वो वोलेटाइल कम है। हाँ। उसकी वोलेटिलिटी आप देखिए छोटा है। हाँ। निफ्टी का रेंज बड़ा है, आईएनआर का रेंज छोटा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों मैंने यहाँ पे डाले भी हैं कि निफ्टी का अगर मैं एवरेज ले लूं सारे डेटा का तो डेली रिटर्न सिर्फ 0.5% आता है एवरेज रिटर्न, तो उसमें प्लस माइनस सारे नेट ऑफ भी हो जाते हैं, और आईएनआर का उससे आधा ही आता है। तो वो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि एवरेज रिटर्न अगर मैं इस पूरी येलो ऑरेंज लाइन का एवरेज लगा दूं या ब्लू लाइन का एवरेज लगा दूं तो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट नंबर दिख जाएगा। अंकित सर, वन मोर ऑब्जर्वेशन सर। सर ये से तो मेरे को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों दिख रहा है? ये मेरा आंख का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप 100% है, और मैं आगे और दिखाने भी वाला हूँ आपको उसके ऊपर। ये पूरा प्रीमाइसिस ही इनवर्स रिलेशनशिप पे ही है। तो फॉर द ऑडियंस, इनवर्स रिलेशनशिप है कि जब आप देखिए निफ्टी का रिटर्न नीचे है उसी वक्त रुपी का रिटर्न ऊपर है। ये वाला डेटा पॉइंट से
क्लियरली दिखता है। या ये वाला डेटा पॉइंट भी देखिए, जब उसी को निफ्टी देख यहाँ के क्रैश मैंने कर, पहला क्रैक किया था। हाँ, जहां जहां आपको यहाँ निफ्टी में वो दिखेंगे ड्रॉप्स, वहां वहां आपको इसके पीक्स दिखेंगे रुपी के, बहुत बरोबर। कंसिस्टेंटली दिखेगा। ये देखिए, यहाँ रुपी में ट्रफ है, बॉटम है, और आयना निफ्टी में पीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बहुत कंसिस्टेंटली वेरिएबल है, एंड मैं डेटा से और दिखाने वाला हूँ इसके बारे में। दूसरी चीज हम करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिएट करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर बहुत सिंपल एक्सेल शीट में आप देखेंगे, गूगल करके देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत आसान होता है। तो करा क्या जाता है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे 21 दिन का मीन निकाला, 21 दिन का एवरेज निकाला, वो ये नंबर है म्यू, ठीक है। मीन कहते हैं। और एक्स आई है उस दिन का ऑब्जर्वेशन, यानी कि आज का रिटर्न मेरा 1% है, ठीक है। पर मेरा 4 दिन का मीन जो है वो 0.5% है। ठीक है। तो 1% माइनस 0.5% ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। और उसको स्क्वायर कर देंगे। और एन है कि कितने दिन का लुक बैक विंडो है, यानी 21 दिन का। तो ये आप हर इसको, ये सम और ये स्क्वायर रूट करने से पहले आप हर नंबर में से उसका मीन माइनस करें। तो मैं अगेन एग्जांपल लेके जाता हूं, आगे दिखाऊंगा, वैसे मेरे पास एक स्लाइड और है, पर एक सिंपल एग्जांपल से समझें। ये एक्स आई है 0.42%, ये मीन है 0.29%। तो 0.42 माइनस 0.29 हो गया करीबन 0.11%। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर। 0.13। ये 4 दिन का है, तो आपका एन हो गया 4। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है ये। अब ये 1 दिन का करा, ये 2 दिन का, 21 दिन का आप करके उसको ऐड कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का। ये मेजर है वोलेटिलिटी का, साइंटिफिक कम्युनिटी में और क्वांटिटेटिव कम्युनिटी में ये यूज करा जाता है। इसका सिंपलर वर्जन यूज करा जाता है एटीआर, जो बहुत ज्यादा लोग पॉपुलरली जान सकते हैं। अगर आप एटीआर 21 टेक्निकल इंडिकेटर एवरेज टू रेंज। टेक्निक, हाँ जी सर, उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे केवियार देना चाहूंगा कि वो प्राइस पे प्लॉट होता है, तो वो स्टेशनरी नहीं होता। तो मैं अगेन उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। पर वो आपको डिसेंट आउटपुट वो भी दे देगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत आउटपुट देगा। तो मेरा अगेन क्वेश्चन है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपकी ऑडियंस क्या ऑब्जर्व करती है? ये वोलेटिलिटी का चार्ट है। हाँ, अरे रुपी तो बहुत ही कम वोलेटाइल है, बेचारा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट है। रुपी जो है वो परेशान करता है। और कुछ ऐसे साल थे जहां पर ये दोनों ही बहुत ही परेशान हुए साथ साथ में। आई थिंक कुछ तो आउटलायर सिक्स सिग्मा इवेंट या कुछ हुआ होगा। हाँ जी। तो जनरली देखा जाए, ओवरऑल देखिए कि आईएनआर की वोलेटिलिटी, यूएसडी आईएनआर की वोलेटिलिटी कंसिस्टेंटली निफ्टी से कम है। कभी बहुत ही कम टाइम में उसके आसपास भी जाती है, पर जाती भी है तो वो निफ्टी से उस टाइम की वोलेटिलिटी से कम ही रहती है। चाहे जो मर्जी क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, थोड़े स्पाइक्स हैं, पर ओवरऑल देखेंगे तो दोनों की वोलेटिलिटीज में काफी डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। और ये नंबर्स में भी दिखता है। अगर हम डेली रिटर्न्स का पूरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो थर्ड ही है उसका, ये स्क्वायर रूट है, तो वेरिएंस में 9 टाइम्स हो सकता है, बट ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो स्क्वायर रूट है, तो करीबन 1/3 ऑफ वोलेटिलिटी ही है निफ्टी में। तो हम रुपी में तो हमने देखा उसके रिटर्न्स आधे हैं करीबन, और वोलेटिलिटी 1/3 ही है। तो ये दोनों के एसेट्स के फीचर्स हैं जो परसिस्टेंट है ओवर द टाइम, आज के नहीं है। अब मुझे समझ में आया एक बात अंकित जी, कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो एक्सचेंज का है, निफ्टी में हाई और रुपी में लो है। अब समझ में आया कि क्यों होता है। बिल्कुल। तो निफ्टी में जहां आप एक फ्यूचर्स का लॉट करीबन 1,20,000 का ले सकते हैं, और लॉट का साइज 8 लाख रुपए होता है। वहीं आप यूएसडी आईएनआर का एक लॉट करीबन $1,000 का, यानी कि 80,000 रुपए का होता है। तो 1/10 हो गया लॉट का वैल्यू, पर आपका जो मार्जिन है वो सिर्फ 2,000 है। यानी कि मार्जिन और भी, अगर आप 1/10 भी करें 1,20,000 का, तो 12,000 बनता है, पर आपका मार्जिन सिर्फ 2,000 है। और उसका रीजन ही यही है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, तो एक्सचेंज को पता है जनरली हिस्टोरिक, तो एक्सचेंज मार्जिन भी स्टैंडर्ड डिविएशंस और वोलेटिलिटी से डिसाइड करता है, डे टू डे वोलेटिलिटी, नियर टर्म वोलेटिलिटी से। और दिस इज द डेटा विच सपोर्ट्स कि क्यों मार्जिन कम। ऐसा नहीं है कि कोई फेवर पे दे रहा है। हाँ जी। एक अंकित सर, एक और क्वेश्चन है। एक्सचेंज एक मार्जिनिंग सिस्टम जो यूज करता है, एक्चुअली आपके साथ बहुत बातें की जा सकती है। एक्सचेंज जो मार्जिनिंग सिस्टम यूज करता है वो स्पैन मार्जिन होता है, जो बेसिकली एक्सचेंज बोलता है कि शिकागो बोर्ड के अंदर में चालू हुआ था, तो हमने उनसे ले लिया वो स्पैन मार्जिन सिस्टम। तो स्पैन मार्जिन का जो डेरिवेशन है वो वोलेटिलिटी है, वही कोर है। और वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। तो मदर ऑफ दैट entire margining system is actually standard deviation.
एब्सोल्युटली, इट्स द वोलेटिलिटी। क्योंकि आप देखिए ना कि उनका रिस्क क्या है, वो मार्जिन आपसे क्यों ले रहे हैं कि मार्केट अगर एकदम से एक साइड पे मूव होगी, जैसे लास्ट ईयर क्रूड ऑयल हुआ था, नेगेटिव चला गया था कुछ फ्यूचर्स के लिए, अगर मार्जिन नहीं होगा तो उस दिन जैसे बहुत ब्रोकर बेली अप हुए, बहुत लोगों के लॉसेस हुए, तो अगर मार्जिन इज देयर कुशन, कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा मूव करे एक साइड तो उनके पास कुशन हो जिससे पहले वो आपकी पोजीशन काट सकें, आपको लाइबल कर सकें कि हमें पोजीशन सेटल करिए। तो अगर वोलेटिलिटी कम है तो अपने आप उनको पता है कि इसमें इतनी वोलेटिलिटी नहीं है, रुपी 80 रुपए से 85 रुपए एक दिन में नहीं होने वाला, 1 रुपया भी मूव कर जाए रुपी तो बहुत बड़ी मूव होती है, 10 पैसा 5 पैसा 20 पैसा मूव करता है, आपको पता है, आप करते हैं इसमें बहुत काम, तो वो इसलिए मार्जिन भी कम है। ये रिटेल को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप ये मार्केट के बारे में समझते हैं तो इट आंसर्स द क्वेश्चन कि कोई भी डिसीजन एक्सचेंज ऐसे ही नहीं लेता, उसके पीछे रीजनिंग है, लॉजिक है, रिस्क है, रिस्क समझना जरूरी होता है। तो वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रिस्क। रिस्क समझने का स्टैंडर्ड मेजर वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करते हैं। तो सर जो आपने नेगेटिव कोरिलेशन की बात बोली थी, ये थोड़ा चार्ट अगर मॉन्यूमेंटल लगता है तो मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेफ्ट चार्ट की बात करेंगे। तो हमने क्या करा, 21 दिन का रिटर्न्स लिया था हमने, निफ्टी का भी रिटर्न 21 दिन का लिया, रुपी का भी लिया, और हमने 21 दिन का कोरिलेशन निकाल लिया। वो एक नंबर आएगा, एक दो टाइम सीरीज ली, 21 दिन का निफ्टी रिटर्न और 21 दिन का आईएनआर रिटर्न, इन दोनों सीरीज का कोरिलेशन का एक आउटपुट आएगा, सिर्फ एक नंबर। ठीक है, वो नंबर ये रहा, ये प्लॉट है, जो लेटेस्ट प्लॉट है वो एक नंबर है, जो सबसे रीसेंट 21 दिन है। आज ये डेटा जैसे 21 सितंबर तक का है, तो 21 सितंबर से 1 सितंबर तक का, ये तो 21 कैलेंडर डे हो गया, बिजनेस डे लगा ले तो करीबन 21 अगस्त तक का हो जाएगा। 21 दिन का डेली रिटर्न का अगर आप सीरीज बनाएं और उसका कोरिलेशन निकालें तो ये आएगा। अब ऑडियंस के लिए मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में एक लिंक देने वाला हूं जहां पे आपको एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आउटपुट देंगे, पर समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहले 21 दिन का, आज से अगर आज डे 0 है तो उससे प्रीवियस 21 दिन का डेटा पॉइंट ये है। अब नेक्स्ट डेटा पॉइंट के लिए आप उसको एक विंडो पीछे कर लीजिए, तो डे 1 से डे 22, लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आगे नहीं, वो दूसरा डेटा पॉइंट आ जाएगा। अगले के लिए डे 2 से डे 23, 21 दिन का विंडो रह रहा है, तो विंडो स्लाइडिंग विंडो या रोलिंग विंडो कहते हैं उसको, वो विंडो 21 दिन का मूव करता जा रहा है, एक एक दिन पीछे, और उससे ये डेटा प्लॉटेड है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो ये देखिए, ये कोरिलेशन डेटा है, इसमें यहाँ वाई एक्सिस पे फोकस करिए अगर आप, तो इसका एवरेज जो है वो रेड लाइन है, तो एवरेज कोरिलेशन ओवर ऑल दिस 2008 से लेके डेटा आज तक का इज -0.4। एंड देखें जीरो के नीचे कितना डेटा है, 80% ऑफ डेटा यहाँ पे जीरो के नीचे, अगर ये जीरो पे मैं लाइन लगा दूं तो यहाँ पे 80% डेटा जीरो के नीचे दिखेगा। और इसी को देखने का तरीका ये हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है, आप इसमें एक्स एक्सिस देखें, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए बकेट, यानी कि अगर हमारी बकेट है -0.4 से लेके -0.3 की, ये वाली जो बकेट है, ये 0.05 का कोरिलेशन डिफरेंस है, यानी कि -0.4 से लेके -0.45, उसमें सबसे ज्यादा 5.5% ऑब्जर्वेशन उसके अंदर है। अब कोई ये कह सकता है कि 5% ऑब्जर्वेशन होती क्या है, पर आप ये देखिए -0.6 से लेके अगर मैं -0.2 लगा दूं, जो ये दो एक्सेस है, तो उसमें कितना डेटा है, 40-50% डेटा उसी के अंदर आ गया। और अगर आप जीरो की लाइन देखेंगे तो जीरो के नीचे मेजॉरिटी डेटा जीरो के नीचे है, बहुत कम आउटलायर्स हैं जो जीरो के राइट में आते हैं। तो ये कोरिलेशन को देखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एवरेज कोरिलेशन 21 डे विंडो पे -0.41 है, एंड जीरो के नीचे मोस्ट ऑफ द डेटा जीरो है। समझ गया। यहां तक आते आते ये चीज तो मैंने आई थिंक जस्टिफाई कर दी होगी कि ये रिलेशनशिप है, परसिस्टेंट है, स्टेबल है और नेगेटिव है। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि वो कभी टूट रहा है कभी बन रहा है, ऑफ कोर्स उसमें स्पाइक्स और ये आएंगे, पर वो रिवर्ट होता रहता है। और बहुत ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ डेटा ये रिटर्न्स और ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंट है। तो दैट इज द काइंड ऑफ एनालिसिस जो हम करते हैं, जिससे पहले हम सिस्टम बनाना शुरू करें कुछ भी, तो मार्केट को समझने के लिए। ये एक और है, अब मैंने ये क्वेश्चंस क्योंकि बहुत पूछ लिए तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछता। इसका सिंपल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बेल कर्व
इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये वही हिस्टोग्राम है, पर इसमें सिर्फ रिटर्न्स का है, उसमें कोरिलेशन था। पिछले वाले चार्ट में हमने कोरिलेशन प्लॉट करा था, ये इसमें सिर्फ डेली रिटर्न्स है। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि आप देखिए ब्लू कलर जो है वो निफ्टी है, और जो ऑरेंज या येलो कलर है वो आईएनआर है, और वो सुपर इम्पोज्ड है, वो एक के ऊपर एक प्लॉटेड है, अलग अलग नहीं है। तो हमने पहले देखा था कि विवेक जी की निफ्टी की वोलेटिलिटी ज्यादा थी, तो आप देखेंगे इस वाले कर्व में निफ्टी मोटा है, चौड़ा है। तो वो इसलिए क्योंकि वो +5% से या +2% से -2% में बहुत रहेगा, और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे +1% एंड नंबर के। वेराज जो आईएनआर है उसमें 1% मूव बहुत ही छोटा है, ये वाला जो है इसमें +1% आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कर्व से, इसकी विड्थ से पता चलता है कि मार्केट में वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि वोलेटिलिटी कितनी है। जितना ये कर्व फैट होगा, चौड़ा होगा, उतनी वोलेटिलिटी ज्यादा है। और अगर मैं इसके ऊपर बैंक निफ्टी का भी डाल दूं तो आई कैन टेल यू बैंक निफ्टी से भी चौड़ा आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जनरली नोन है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है। करेक्ट। एंड आईएनआर पतला है, क्योंकि आईएनआर में वोलेटिलिटी कम है, तो इट इज विद इन द रेल। सर, ये प्लॉट देखने से हमारे एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों सिमिलर हैं बट कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। एक आप जैसे वो कहते हैं ना, लॉरेल एंड हार्डी, एक कार्टून आया करता था जब हम छोटे थे, तो दोनों दोस्त थे, और दोनों अगर एक स्विंग पे बैठेंगे तो हार्डी नीचे बैठेगा, लॉरेल ऊपर ही रहेगा। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट भी है, इनको आपको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, जिससे पहले इसके ऊपर हम कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाए। तो ये मोटिवेशन है जो अब अगला स्टेप मैं दिखाने वाला हूं, कि अभी हमने रिटर्न कैलकुलेट करा, एवरेज रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करा, और उसको कंपेयर करके देखा रिटर्न्स को, तो ये आउटपुट हमारे पास आया। तो वो मैंने पहली बात कर ली जो मैं इस पे करने वाला था, कि इसको हम क्वांटिटेटिवली कैसे कंज्यूम करते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन है कि हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन में ये सारा टाइम स्पेंड करा है। उसको हम यूज कैसे करने वाले हैं वो अब आगे बात करने वाले हैं। तो वी गोना यूज सम फॉर्मूलाज, वी आर गोइंग टू यूज सम मॉडिफिकेशंस, नॉर्मलाइजेशन करके एक टेक्निक है, वो कैसे यूज करेंगे वो मैं अब समझाता हूँ आगे। तो सर, समझने वाली बात क्या है, नॉर्मलाइज करेंगे रिटर्न्स को। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ये जो हमने रोलिंग एवरेज रिटर्न्स निकाले थे 21 डे विंडो का, हर रोज का एक डेटा पॉइंट, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाला था, हम उसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये तो हर दिन ही निकल रहा है, तो डिवाइड कर सकते हैं, बरोबर है। ये एग्जांपल है, या अगर आप दो एसेट देखें, मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट का प्रिंट आउट वो लगाया है। तो ये एसेट 1 मान लीजिए निफ्टी है, और एसेट 2 हमारा रुपी है। तो ये निफ्टी के रिटर्न्स हैं कुछ, और ये रुपी के रिटर्न्स है। तो सबसे पहले हमने 4 दिन का, जो हमने पहले भी देखा था, 4 डे का एवरेज निकाला। तो ये नंबर हर रोज पिछले 4 दिन का एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, और ये नंबर हर पिछले 4 दिन का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहा है, और ये नंबर इनका रेशियो है, मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो फॉर्मूला है, ये नंबर ये कर रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइज रिटर्न। सेम ये करा, ये निफ्टी, ये अगर हमारा आईएनआर का है तो आप देखेंगे इसका मीन कितना छोटा है, मेरे यहाँ मीन बड़ा था, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी छोटा है, पर रेशियो ले लिया गया, तो ये रेशियो इसका ये नंबर आ गया। अब इसका इंपैक्ट कहाँ आता है वो आप इन दोनों कॉलम्स में फोकस करिए। तो पहला कॉलम है कि हम देख रहे हैं कि मीन किसका हाई है, सिर्फ मीन को, ये वाला जो कॉलम है ये मीन, और ये वाला मीन। तो ये वाला कॉलम सिर्फ ये बता रहा है कि मीन किसका हाई है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ -0.07% है, ये 0.09% है, तो इसने कहा मीन एसेट 2 का हाई है, और उसके बाद एसेट 1 का ही हाई होता जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर एसेट 1 निफ्टी है तो उसका एवरेज रिटर्न ज्यादा आता ही आता है। तो हमेशा ही, अगर मैं ये पूरा 10 साल 20 साल का डेटा भी लगा दूं तो आपका 95-98% एसेट 1 ही हाई दिखाएगा, क्योंकि उसमें वेरिएंस ज्यादा है। वेरस अगर मैं जब इसको नॉर्मलाइज कर देता हूं, जब मैंने ये जो नॉर्मलाइज मेजर लगाया, नॉर्मलाइज रिटर्न दोनों का, तो आप में देखिए हायर जो नंबर है वो चेंज हो गया, एसेट 2 का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। तो ये कंपेयर टू, ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन है एकदम। अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो निफ्टी का रिटर्न हमेशा ही ज्यादा है, और अगर आप मोमेंटम सिस्टम बना रहे हैं तो आप निफ्टी में ही रहेंगे, आप आईएनआर में जाएंगे ही नहीं कभी। तो उसका इफेक्ट, नेगेटिव कोरिलेशन का इफेक्ट को सही से कैप्चर करने के लिए, उन दोनों को सेम डोमेन में लाने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन करा। और ये नॉर्मलाइजेशन करके आप दुनिया का कोई भी एसेट, मैं ये नहीं कहूंगा ज्योग्राफिकल इफेक्ट्स होते हैं वो सब अलग है, पर अगर आप सेम स्पेस में 2 एसेट्स देख रहे हैं, गोल्ड है मान लीजिए, गोल्ड देखेंगे आप,
गोल्ड का भी अगर आप सिमिलर टाइप का एनालिसिस करेंगे तो कंपेरेबल बन जाएगा। तो ये इसलिए हमने नॉर्मलाइजिंग करी है, और ये आई थिंक हार्ट ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन है, ये कॉन्सेप्ट कि क्यों करी जाती है और ये इससे फर्क क्या पड़ा, हमारे को करने का मोटिवेशन क्या था। बहुत सही। ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि मैं बायजूस को मेल लिखूं कि अरे भैया अगर सही में पढ़ाना सीखना है तो अंकित जी से सिखवाइए, सब स्टैटिस्टिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और कितना प्यार से आपने एकदम मतलब मक्खन की तरह समझा दिया ये। और थैंक यू। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगने से डर, देखने से डर लगता है ना, हो स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स, पर ये कितना सही रेलेवेंट लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो विवेक जी, मैं जब इंडिया में था तो मैं एक छोटे एनजीओ के साथ काम करता था। हम लोग छोटे स्कूल्स एंड कॉलेजेस और विलेजेस में जाके हम फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पार्ट करते थे। बहुत छोटी सी ओ, चीज थी। तो उसमें छोटे बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, या विलेजेस में जाइए जहाँ लोगों को इतना पढ़ाई नहीं आती, तो उनको ना चीजें बहुत सिंपल तरीके से समझानी पड़ती थी। सिंपल चीजें कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, इतनी सिंपल चीजें। तो आई थिंक तब से वो मेरे अंदर ना, क्योंकि मैं वो काम करता था, तो थोड़ा सा फ्लो है कि चीजों को सिंपल डाउन कैसे करा जाए, क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स तब तक होती हैं जब तक समझ नहीं आती। अब अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख के स्टैटिस्टिक्स का अगर वो कोरिलेशन वाला चार्ट देखेंगे, वो मोस्टली समझ आ जाएगा। ज्यादातर लोगों को नहीं आएगा, 2 बार देखेंगे समझ आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल ब्रेक डाउन करके सिखाया गया। तो यही मेरा अटेम्प्ट था आज की प्रेजेंटेशन से, एंड दिस इज व्हाट वील कंटिन्यू एज वेल। तो सर ये देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये हमने पहले चार्ट देखा था लेफ्ट में, जो आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। जब हमने वो नॉर्मलाइज कर दिया तो देखिए कितना ओवरलैप बन गया, वो कंपेरेबल बन गया, उसका रेंज ही सेम हो गया। करेक्ट। आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम ये जितना भी हमारा ट्रेडिंग का सिस्टम बनेगा वो इस कंपैरिजन पे बनेगा, राइट वाली साइड, और इसी को हमने यूज करके आगे सिस्टम भी बनाया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ये यहाँ पे विजिबली सीन है कि क्या इंपैक्ट होता है उस चीज का। ये मीनिंगफुल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि उसका 0.5% या 0.75% रिटर्न है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज रिटर्न है 21 दिन का। पर इससे ये पता चल गया कि हमने उन दोनों को एक वेरिएबल डोमेन से एक कंपेरेबल डोमेन में ले आए हैं, दोनों सीरीज में। और ये इम्पैक्ट है इस वाले कर्व का, जिसमें आपने देखा था एक मोटा एक पतला था, लॉरेल हार्डी थे, अब ये दोनों भाई रह गए। तो देखिए कितना कंपैरिजन हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कंपेरेबल। और देखें आपकी निफ्टी का जो है ब्लू कर्व है थोड़ा सा राइट में है, और आईएनआर का थोड़ा सा लेफ्ट में है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी के रिटर्न जनरली, नॉर्मलाइज रिटर्न भी निफ्टी के थोड़े से ज्यादा है, बट बहुत बहुत कंपैरिजन है, बहुत कंपेरेबल है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट इन दो विजुअल चार्ट से समझ आता है कि क्या बरोबर। करा गया। ओके। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम एक चीज, कुछ बस्टिंग मिथ्स विद डेटा एनालिसिस। एक बहुत ज्यादा चीज बोली जाती है कि बिना एसएल के अगर आप स्ट्रैटेजी करेंगे तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। ये एप्लीकेबल हर सिस्टम में नहीं होता। मैं आज जो सिस्टम दिखाने वाला हूँ उसमें एसएल है ही नहीं। उसमें एसएल में आप स्विच करेंगे, वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो अब 4 सिस्टम पहले दिखाएंगे और फिर एक सिस्टम और दिखाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सर पहला सिस्टम है जो हमने सबसे पहला भी देखा था कि सिर्फ लॉन्ग करके रखेंगे अगर प्राइस, निफ्टी का प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज से, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर होगा, और उसके अलावा नो पोजीशन। इसमें एक इंटरेस्ट ड्रॉ, वो फोकस ड्रॉ कराना चाहूंगा कि इसमें डेटा जो है वो 2008 से स्टार्टिंग है। हमने जो पहले देखा था उसमें 2006 से स्टार्टिंग था। तो जो ये मैट्रिक्स हैं थोड़े से अलग हो सकते हैं, पर मोटा मोटी आपका आउटपुट का इम्पैक्ट सेम है। तो कोई ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, अगर नंबर्स देखें तो इस डेट रेंज पे फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये सिंपल सा, इसमें रिटर्न कम है, ड्रॉडाउन कम है, कैगर भी कम है, बट ठीक है, कोई कुछ खास दिखाने वाली बात नहीं है। ये दूसरा सिस्टम है सर। इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ निफ्टी पे लॉन्ग करेंगे, तो निफ्टी लॉन्ग ओनली सिस्टम है ये। और हमने अभी नॉर्मलाइज रिटर्न्स देखे निफ्टी के, और नॉर्मलाइज रिटर्न्स देखे यूएसडी आईएनआर के 21 दिन के विंडो के, हाँ। राइट। तो जिस दिन निफ्टी का नॉर्मलाइज रिटर्न आईएनआर के नॉर्मलाइज रिटर्न से ज्यादा है जब तक, हाँ। तब तक तो आप लॉन्ग रखेंगे, और जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन फ्लैट हो जाएगा। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, आज के क्लोज पे सिग्नल आया, जो मेरा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है मैं वो समझा रहा हूं। आज के क्लोज पे सिग्नल आया, आप अगले दिन क्लोज पे ट्रेड करें। जनरली अगर आप अगले दिन ओपन पे ट्रेड करेंगे तो उसका इंपैक्ट मार्जिनली बेटर हो जाता है। पर मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव ही दिखाया, सिंपल दिखाने के लिए, ताकि कोई इसको वैलिडेट भी कर जाए।
आज के क्लोज पे सिग्नल आए, आप कल के क्लोज पे यानी कि 3.25 या 4.45 डिपेंडिंग ऑन विच मार्केट आप तब ट्रेड करेंगे तो आपको ये रिटर्न्स आएंगे। तो इसमें देखने वाली बात इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि आपके रिटर्न्स तो बहुत सिमिलर हैं, पर आपके ड्रॉ डाउन 1/3 हो गया। सिर्फ कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ रुपी से ये इनपुट लिया कि यार मेरे को कब खाली बाहर बैठना है और कब मुझे वापस निफ्टी में आ जाना है, और कुछ नहीं कर रहा मैं, ना निफ्टी ट्रेड कर रहा, ना लेवरेज ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना सा स्विचिंग कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना चार्ट में, ऑरेंज चार्ट में फ्लैट लाइंस हैं हर जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे। और जहां जहां ये क्रैशेस आए, देखिए ये 2020 का क्रैश है जिसमें फ्लैट है, क्योंकि आप निफ्टी जब नीचे गया और रुपी भागने लगा तो आपने वो फ्लैट कर लिया। यही अगर मैं 2006 से पहले का भी डेटा ले आऊंगा तो ये भी यहाँ पे फ्लैट आ ही जाएगा। तो देयर आर मेनी स्पॉट्स। तो जिस टाइम में मार्केट गिर रहा है उस वक्त अगर आप पैसा तोड़ नहीं रहे, खो नहीं रहे, तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो सिंपल एक रूल की स्ट्रैटेजी से भी या एक रूल के मेथड से भी आपका ड्रॉ डाउन 1/3 रह गया, रिटर्न उतनी निकाल ली आपने, तो इसके साथ स्टिक करना आसान हो जाता है। देन ये सिस्टम है जो असली मीट सिस्टम है। इसमें आपने अब क्या करना है, सेम लॉजिक वही है कि आपने नॉर्मलाइज रिटर्न देखना है निफ्टी का और नॉर्मलाइज रिटर्न देखना है डॉलर रुपी का। उस पिछले में क्या था कि हम सिर्फ लॉन्ग निफ्टी कर रहे थे, इसमें हम स्विच कर लेंगे लॉन्ग। तो यानी कि जब ये रिटर्न ज्यादा है, निफ्टी का नॉर्मलाइज रिटर्न डॉलर रुपी के नॉर्मलाइज रिटर्न से ज्यादा है, तो आपने निफ्टी में लॉन्ग रख लिया, नहीं तो रुपी में लॉन्ग रख लिया। ओके। तो सिर्फ ये फर्क है, इसमें फ्लैट जाने की बजाय आप दूसरे एसेट क्लास में चले जाएंगे, आप एक एसेट क्लास से स्विच कर लेंगे। तो इसके लिए उसको स्विचिंग स्ट्रैटेजी बताइए मैंने। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए सर, रिटर्न डबल हो गई और ड्रॉडाउन आधा हो गया, तो आपका मोटा मोटी जो रिजल्ट है वो 4 गुना कर दिया। और अभी तक के हमने जितने चार्ट देखे तो उसमें निफ्टी का चार्ट प्रिडोमिनेंटली बड़ा ऐसे रेंज एरिया ले रहा था, इसमें देखिए वो छोटा हो गया। यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी इज नॉट ओनली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट बट बहुत वाइड, आप इसकी गैप देखेंगे यहाँ पे जितना, तो गैप धीरे 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 वाइड ही होता जा रहा है। और जितना इसमें डेटा और आएगा ये गैप वाइड ही होगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में एज है और कंपाउंडिंग है 13.75% की। बहुत छोटी लगती है, पर अगर सोचा जाए तो पैसिव है, महीने में 1-2 ट्रेड से ज्यादा नहीं आते। एंड अगर हम 1x, ये 1x पे ट्रेडिंग है, यानी कि अगर आपका अकाउंट में 8 लाख रुपए है तो 8 लाख का आपने निफ्टी लिया और 8 लाख के बराबर रुपी ले रहे हैं, तो आपका मुश्किल से 1 लाख 1.25 लाख रुपए मार्जिन लगता है, उसके ऊपर मार्जिन नहीं लगता। तो अगर आपका 6-7 लाख रुपया बचा भी है और वो आप इंट्राडे में लोग जैसे बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ओवरनाइट पे ये होल्ड करके रख लें, तो ये इस टाइप का परफॉर्मेंस आपको जनरेट हो सकता है फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिस्टम, सिंपल सिस्टम। और यही, इसी के मैं और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बाद में दिखाऊंगा, पर ये है मेन स्ट्रैटेजी जो मैं कहूंगा। इसी को मैंने आज से करीब 2 साल पहले एक वेबिनार करी थी, जब मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। पर अब जो मैंने आपके लिए इतना एनालिसिस इसके पीछे पूरा वर्ल्ड बनाया है, पहले वो तो क्या था, वो मैंने कोड करा था अपने उसमें लग के छोड़ दिया था। आई एम नाउ प्रेजेंटिंग एवरीथिंग आउट इन द फ्रंट। क्यों आया है इसका सबसे पहले जब लोग देखते हैं तो, और जो मेरे को क्वेश्चन आया था कि अच्छा यार मैं ऐसा करता हूं कि जब ये लॉन्ग यूएसडी आईएनआर की जगह मेरे को सिर्फ निफ्टी में खेलना है या ट्रेड करना है, तो मैं उस पर शॉर्ट कर चला जाता हूँ, मैं लॉन्ग यूएसडी आईएनआर की जगह शॉर्ट पे चला जाता हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी नंबर 4 है। तो इसमें लॉन्ग शॉर्ट है, सिर्फ निफ्टी का है कि लॉन्ग ओनली, लॉन्ग निफ्टी जो पहले वाला रूल है बिल्कुल सेम, जब नॉर्मलाइज रिटर्न निफ्टी का ज्यादा है, नहीं तो शॉर्ट कर लीजिए। और इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये आपको बाय एंड होल्ड भी बीट नहीं कर पाता है। और उसका रीजन ये होता है कि जब हम 2 एसेट्स पे देख रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज निफ्टी में मोमेंटम कम है एज कंपेयर टू रुपी डॉलर रुपी में मोमेंटम ज्यादा है, निफ्टी में मोमेंटम कम का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी नीचे गिर रहा है, उसका मोमेंटम स्लो है, कम है, और रुपी में ज्यादा है। इसको डुअल मोमेंटम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इक्विटीज में यूज करा जाता है, ग्लोबल एसेट क्लासेस में यूज करा जाता है। पर डुअल मोमेंटम में एक डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता। डुअल मोमेंटम आप हर जगह नहीं चलेगा, ये डुअल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इस जैसे एसेट क्लास में जो नेगेटिव कोरिलेशन या लो कोरिलेशन दिखा रहा है वहां पे ज्यादा चलता है। तो इसलिए शॉर्ट साइड पे ट्रेड जो है वो कभी, जब जैसे निफ्टी जब क्रैश हुआ तो बहुत पैसा बनाया, पर वो जब रिकवर करना शुरू करा तो इट लॉस्ट ऑल ऑफ मोर और लेस। तो ये जनरली एक्टिव ट्रेडिंग में आ जाएगा, आप लॉन्ग शॉर्ट भी बना रहे हैं और कोई बेनिफिट नहीं है, आपका रिटर्न भी कुछ खास नहीं आ रहा और ड्रॉडाउन भी उतना का उतना ही है, तो बाय एंड होल्ड क्यों ना करें, क्यों बेकार में इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ये सब दिया जाए, राइट। तो और ये जनरली कंपैरिजन है जो हमने 4 स्ट्रैटेजीज देखी,
तो ये ग्रीन वाली जो है नंबर 3 स्ट्रैटेजी है जो मैंने दिखाई, और ये बाकी सारा ब्लू लाइन जो है निफ्टी है। एंड आप देख सकते हैं जो जो हमने बात करा वो इन सब चार्ट्स पे कंपैरिजन है, जस्ट टू विजुअली सी की ओवर द टाइम हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड। एक बार मैं जस्ट एक क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ नंबर 3 में कि जब आपका स्ट्रेटेजी बोलता है निफ्टी लॉन्ग करो, मतलब वो नॉर्मलाइज रिटर्न ऑफ निफ्टी इज ग्रेटर देन नॉर्मलाइज रिटर्न ऑफ यूएसडी आईएनआर, तब आप निफ्टी लॉन्ग कर लेते हैं। हाँ जी। जब निफ्टी वीक हो रहा है तब नॉर्मलाइज रिटर्न कम हो गया, लेकिन आईएनआर, क्योंकि निफ्टी वीक होता है तो यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग होता है, ऊपर जाता है, तो मंदी का बाजार में आप ऑटोमेटिकली यूएसडी आईएनआर पे शिफ्ट हो गए। बिल्कुल सर, ये तो बहुत सही है। इसका एज ही यही है कि ये हाँ, ना सिर्फ आपको निफ्टी, अगर आप निफ्टी इस सिग्नल को यूज करें और अपने म्यूचुअल फंड्स एग्जिट या आपके लॉन्ग ओनली इन्वेस्टमेंट्स उसको एग्जिट कर लें चाहे, या पार्शियली रिड्यूस कर लें और थोड़ा सा पैसा यूएसडी आईएनआर में लगा दें उस टाइम पे, तो ये आपको रिटर्न इस टाइप का, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न तो मिले, ये सिस्टम तो है कि वो जीरो हो जाता है निफ्टी में लॉन्ग टर्म रिटर्न तो है आपको। तो अगर आप वो जीरो ना भी करें, आप 50% कम करके थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर में लगा दें, तो आपका ड्रॉडाउन भी कम हो जाएगा। और अभी मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, अप्रैल में लिया था मैंने वो स्क्रीनशॉट, आप देखेंगे कि निफ्टी जब भागा है 75 से 80, तब रुपी सॉरी, और निफ्टी तब एक वैली से रेंज में रहा है, तो उस वक्त निफ्टी में कुछ नहीं बना, पर क्योंकि आपने स्विच कर लिया था आपका यूएसडी आईएनआर में पैसा बन गया। तो ये सिस्टम की जान ही यही है। एक और क्वेश्चन है कि जब आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप मार्जिन कंसिडर कर रहे हैं? नहीं सर, ये 1x पे है, तो यानी कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपका 8 लाख का अकाउंट है तो 8 लाख, क्योंकि मैंने वो नॉर्मलाइज कर दिया सब कुछ, तो 8 लाख पे आप सिर्फ एक लॉट ले रहे हैं निफ्टी का और 10 लॉट ले रहे हैं यूएसडी आईएनआर के, तो क्योंकि वो 80,000 का एक लॉट है। बट हम तो नॉर्मलाइज, मार्जिन के हाँ ऊपर जी, देखेंगे तो बहुत रिटर्न है तो फिर। हाँ तो वो सर बिल्कुल मैं जनरली उसको अगर उसको 5x दिखाता तो ये नंबर इतना बड़ा बन जाता, तो लोग ये जनरली थॉट आता है कि ये सही नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू सेट रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्जिन फिर उड़ भी सकता है ना, ये 20% भी कैपिटल पे ड्रॉ डाउन है। ओह हाँ, तो आपका ड्रॉ, अगर मैं 4x कर दूंगा रिटर्न, तो ड्रॉ डाउन भी 4x हो ड्रॉडाउन पे बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ा देते तो ट्विटर में ट्रोलिंग मिलता, लेकिन ट्रोलिंग से यूजर भी तो आते हैं, फॉलोअर भी आते नहीं सर, हम तो जस्ट हमारा फोकस है सही अच्छी चीज दिखानी नहीं नहीं, और पिट आई एग्री है, पिटफॉल। मजाक कर। तो मैं जो जो टेक अवे है वो ये है कि आपका कम मार्जिन में अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है और 20% ड्रॉडाउन कोई बड़ा ड्रॉडाउन नहीं है, तो आप बाकी पैसे से इंट्राडे ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप लॉन्ग ओनली स्टॉक्स रख सकते हैं। तो यू कैन डू अ लॉट, यू कैन यूटिलाइज योर कैपिटल, इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज ग्लोबली। हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर सोचते नहीं है कि अपने पैसे को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, हम सोचते हैं रिटर्न कहां से बनेगा, कोई ये देखेगा कहेगा 14% रिटर्न है क्या है, पर आप देखिए आपको कितना कम पैसा लगा के वो रिटर्न बन रहा है ओवर कैपिटल, और आपका कैपिटल फ्री है टू ट्रेड फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे, इतना कुछ ट्रेडिंग करने को है। तो दीज आर रिटर्न एनहांसर्स सो टू से। 14% रिटर्न तो अच्छा ही होता है मेरे हिसाब से। और सर ये ट्रेड मतलब एक दिन में एक ट्रेड आता है और महीने में 2 ट्रेड आता है, आपका टाइम कितना कम है, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है। और मैंने कहा ना कि ये बहुत तरीके से यूज हो सकता है। मैं लेट्स गेट टू दो स्लाइड्स। मतलब ये मैं एक बात बोलूं, मुझे क्या लगता है ना, हम लोग बैंक को पैसा देते हैं, एफडी करते हैं, और अल्टीमेटली बैंक का ट्रेजरी वाला यही सब करके यही करता है, 13-14% रिटर्न जनरेट करता है और बीच का गाला खा जाता है ना? और क्या, और क्या सर, हम ट्रेजरी में थे ना, बैंक्स की ट्रेजरी में थे, हमारा काम होता था उनकी बुक को हेज करना, रुपी हाँ, एक्सपोजर हेज करना। अच्छा, ऑफ कोर्स वो लेंडिंग भी करते हैं। थ्योरेटिकली लेंडिंग मेन काम था, लेकिन अब ट्रेजरी से इतना कमाई होता है कि लेंडिंग सेकेंडरी हो गया, ट्रेजरी ऑपरेशन प्राइमरी हो गया बैंक के लिए। बिल्कुल, और रेवेन्यू भी है। तो ये अब उनको पता है, ये चीजें एक्सपोजर्स पता है, दे कैन मैनेज दीज एक्सपोजर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, तो दे कैन डू ऑल दिस स्टफ। और उनको तो सर बैंक्स में है, तो उनको जब फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं या इंडिया से रेमिटेंसेस जाती हैं, तो दे आर द फर्स्ट वंस टू नो, तो दे आर अहेड ऑफ द रिटेल एनीवेज। अच्छा, ये वाला बात कभी और करेंगे क्योंकि ये इनसाइडर वाली बात ठीक है, चलिए, तो ये कंपैरिजन देख लिया हमने स्ट्रैटेजीज का। और ये मैं चार्ट जो आपको दिखाने वाला था, ये आप देखिए कि ये परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ व्हेन द स्ट्रैटेजी मेक्स बिग मनी, या कब अच्छा बनता है। तो 25 अप्रैल को इसमें सिग्नल आया था कि निफ्टी को एग्जिट कर लेना है। तो ये देखिए, ये लाइन, लाल लाइन जो है 25 अप्रैल 2022 पे एग्जिट था, ऊपर नीचे गया, पर हमारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। और ये 22 जुलाई तक ये शॉर्ट ही रहा या फिर फ्लैट रहा। और उस टाइम पे ये वाला जो साइड है,
ये रुपी है 25 अप्रैल का और 22 जुलाई का। तो जो क्वेश्चन हमने पहले सोचा था कि निफ्टी के शॉर्ट में पैसा क्यों नहीं बनता, अब अगर आपने यहाँ शॉर्ट करके यहाँ निकाला होता तो आपका कोई पैसा नहीं बनना था, पर आपने क्योंकि वो पैसा यहाँ मूव कर दिया, ये देखिए पूरा स्ट्रॉन्ग अप मूव इसने कैच कर लिया। इसीलिए लॉन्ग ओनली स्विचिंग में सबसे ज्यादा इसमें रिटर्न है समझ गए सिस्टम। सर। मैं तो इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाला हूँ, दोनों का ऑप्शंस बहुत लिक्विड है, निफ्टी यूएसडी आईएनआर का। मोमेंटम करूंगा इसी को देख के और ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, बस पैसा बहुत बन जाएगा। हाँ जी, तो इसमें बिल्कुल ऑप्शंस में भी सर काम ये करा ही लेकिन जा एक बात बताइए ना अंकित जी, ये तो आपका कैलकुलेशन है, इतना स्टेटिस्टिक्स वगैरह है, हमारे जैसे लोग इतना नहीं कर सकते डेटा, तो ये आ रहा डेटा हूँ। crunching कैसे करें सर? नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसके लिए भी एक लिंक है सर, बिल्कुल वो तैयार सोच के आया हूँ मैं। उससे पहले वो मैं एंड में बताता हूँ, पहले मैं ये दिखा दूं कि ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। हाँ। इसको जब भी हम क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं तो हम, मेरा सबसे पहले, मैं बहुत बोलता हूँ ये ट्विटर पे भी, कि अगर आप कोई बैक टेस्ट करें तो आपका मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि वो पैसा कितना अच्छा बना रहा है, आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि वो टूटता कहाँ है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि वो कहाँ टूट सकता है तो आप बच के चल सकते हो क्या, और उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये कोई हवा में, या मैंने कर्व फिटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो नहीं करा कि जो जो जहां अच्छा होता है वही उठा लिया डेटा को देख के, क्योंकि डेटा से आप कुछ भी बात निकलवा सकते हैं। ये उसको रोबस्टनेस टेस्टिंग कहते हैं। तो दो टाइप की रोबस्टनेस टेस्टिंग मैंने करी, मैं वो दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन भी आंसर करूंगा चलिए कि दिखाइए। उसको कैसे यूज करें। तो ये पहली रोबस्टनेस टेस्टिंग है कि इसमें मैंने कॉस्ट लगा ली, ऐड कर ली 3% ऑफ निफ्टी का लेवल, जो आज के टाइम में 17,000 के आसपास करीबन 5 पॉइंट्स निफ्टी आता है। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपने एक ही लॉट ट्रेड करना है, एक ही बार ट्रेड करना है, एक्टिव नहीं है। तो उसके बाद रिटर्न्स क्या होते हैं, थोड़े रिटर्न्स कम हुए, ड्रॉडाउन सिमिलर है, 13.8% पर एनम का डिफरेंस हो गया। इतनी रिटर्न कॉस्ट लगा के भी, ये कॉस्ट लोगों की और भी कम हो सकती है, लोग बहुत कम ब्रोकरेजेस के साथ और बहुत चीजों से ट्रेड करते हैं। तो ये अगेन सिर्फ एक एग्जांपल है, बट नोटिसेबल बात यह है कि सिस्टम का रिटर्न ऐसा 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 नहीं है कि वो कर्व ऐसे ऊपर से जाता हुआ दिख रहा था और सडनली फ्लैट या जीरो हो गया। तो दैट मीन्स इनहेरेंट सिस्टम में इफेक्ट है, वो रोबस्ट है टू द कॉस्ट। और ना सिर्फ ये, मैंने कॉस्ट फिर डबल भी कर दी। मैंने कहा कि जो 3% की जगह मैं 3 बेसिस पॉइंट्स की जगह 6 बेसिस पॉइंट कॉस्ट लगा लूं, 10 पॉइंट भी कॉस्ट लगा लूं, रिटर्न ऑफ कोर्स कम होएगा, आधा 0.7% रिटर्न कम हो गया पर एनम, पर आपका इफेक्ट अभी भी वैसा का वैसा ही है। वो तो तो है। यानी कि दिस गेम में कॉन्फिडेंस कि ये अगेन सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी टेलर करा गया है, डेटा के साथ मसाज करके उसको कुछ निकाला गया है। दिस इज सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो और रहने भी वाला है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है कि ग्रीन लाइन जो थी बिना कॉस्ट के, और जैसे जैसे कॉस्ट लगाई आपने वो नीचे आया, पर वो फिर भी अप ट्रेंडिंग, ऊपर ट्रेंडिंग ही है। वो कोई ऐसे फॉलिंग ऑफ द क्लिफ या ऐसे यहां से ये बिल्कुल फ्लैट नहीं आ रहा। तो ये एक पहला रोबस्टनेस टेस्ट करा था मैंने। दूसरा रोबस्टनेस टेस्ट करा कि ये 21 दिन का जो विंडो लिया था, इसको चेंज करके देखते हैं क्या ओके। ये परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 21 का दिन का लिया था। तो वो दूसरा रोबस्टनेस टेस्ट है। तो उसके लिए मैंने ये चार्ट हमने पहले भी देखा था सर, 21 दिन का 21 डे रोलिंग पीरियड है, और ये कोरिलेशंस है, और ये बिल्कुल सेम चार्ट है जो हमने पहले भी डिस्कस करा था। ये अगर मैंने 42 डे विंडो कर दी, यानी कि 2 मंथ्स की विंडो कर दी, तो इसमें भी आप देखें जीरो के नीचे ये सब कुछ, इसमें तो फिर भी 21 डे में तो 0.4 फिर भी आ रहा था पॉजिटिव, कभी कभी जा रहा था पर बहुत रेयरली गया। 42 डे विंडो में तो वो जीरो के ऊपर ही नहीं जा पा रहा, बहुत कम ही जीरो के ऊपर जा गया है। और ये चार्ट राइट वाला विल शो यू कि देखिए जीरो की लाइन कहाँ आ गई। अगर आप कंपेयर करके देखें, यहाँ जीरो की लाइन अंदर थी, उसके राइट में काफी डेटा, थोड़ा बहुत डेटा था। 42 डे विंडो में तो डेटा ही बहुत ही कम रह गया। यानी कि अगर हम 2 महीने का रोलिंग एनालिसिस करके लेंगे तो ये और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, वीक होने की बजाय। तो दैट इज अनदर टेस्ट। देन मैंने फिर इसको 3 महीना कर दिया, 63 डे कर दिया। तो ओवरऑल नेगेटिव कोरिलेशन फिर भी उतना ही रहा, पर आप देखिए जीरो की लाइन कहां पहुंच गई और राइट में चली गई। जीरो के बाहर डेटा है ही नहीं। 42 डे में भी 4 बार थे यहाँ पे, 63 डे में वो भी उड़ गया। एंड अगर इसको 6 महीना कर दूंगा तो जीरो तो बाहर ही चला गया। ये देखिए -0.1 से ऊपर ही नहीं जाता। तो यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये रिलेशनशिप अगेन सस्टेनेबल, स्केलेबल, सब कुछ है। तो ये एक और इम्पैक्ट था, दूसरा रोबस्टनेस टेस्ट था कि हमने जो सिस्टम बनाया है, जो इफेक्ट देखा, वो क्या ये विंडो साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट था। तो
वो भी नहीं है। ये चार्ट से सिंपल पता चल जाता है कि आप विंडो साइज बढ़ा भी लेंगे तब भी आपको सिमिलर इंपैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दो रोबस्टनेस टेस्ट करे हमने, और ये रहा सर आपका क्वेश्चन का आंसर कि कोई कैसे इंप्लीमेंट करे। तो ये आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करके दूसरी साइट से दिखा भी देता हूँ। हाँ तो दिखाइए। पहले इसको क्विकली मैं इसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ तो इसमें विंडो सिलेक्शन का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, जिसमें हमने कुछ विंडोज दे रखे हैं और ये डेटा रोज अपडेट होता है। तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी 21 सितंबर को अपडेटेड है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइसेस। तो मैं एक शेयरिंग स्टॉप करके दूसरे विंडो को शेयर करने वाला हूँ जस्ट टू शो यू कि ये देखिए ये कैसा दिखने वाला है। तो ये है वो पेज। तो हाँ। इसमें आप देखेंगे तो ये तो बैक टेस्ट और ड्रॉ डाउन के नंबर्स जनरली आते हैं, पर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सिग्नल्स आ रहे हैं। अरे पिछले 10 सिग्नल्स आ रहे हैं आपको। ये डेटा रोज अपडेट होता है, हमने पूरा इसको कोड कर रखा है, ऑटोमेट कर रखा है। तो फ्री है ना? फ्री है सर, ये बिल्कुल फ्री है। पैसा कोई वैसा पैसा बाद में मत, नहीं 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 नहीं, बाद में कोई मत पैसा मांग लियो, लेकिन नहीं तो मेरे नहीं जो लर्नर वो बोलेंगे सर आप ये क्या नहीं कर सर, लिए। ये हमेशा होस्ट करूंगा, फ्री रखूंगा। और अरे इसलिए ये जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पे यूआरएल दिखाया है ये उस पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। अरे ये सो कभी मैं स्वीट। हटाने नहीं वाला। और अगर कभी हटाया, अगर मेरे को लगा मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं एक एक्सेल शीट लगा दूंगा वहां पे। अच्छा आप डेटा डालेंगे आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए तो सही है। भगवान ने करे इसमें सब। नहीं, थैंक यू सो मच। तो इसमें विंडो सिलेक्शन कर सकते हैं आप। तो देखिए आप इसको 14 डे, ये हमने कुछ सिलेक्शन दिए हैं। हम इसको फ्री फॉर्म नहीं रखना चाहते थे क्योंकि हाँ आई डोंट वांट कि लोग कंफ्यूज हों कि हाँ क्या करना है। हाँ तो ये हाँ 7 डेज 1 वीक, 14 डेज 2 वीक्स, 21 22 जनरल नंबर्स हैं यहाँ पे। बराबर और 10 और 22 जनरली थोड़ा लोकल लोग जानना चाहते हैं। तो आप बराबर। सब में देखेंगे तो जैसे लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि 42 डे में क्या दिखा रहा है, और 21 डे में क्या दिखा रहा है, और 63 डे में क्या दिखा रहा है। तो ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा, इस वाले में। तो एक बार इसका तो रेलेवेंट को नीचे में चलते हैं, जो जो हमारे हमारे सबके काम का चीज है। एक बार बिल्कुल, इसको फॉन्ट बड़ा कर दीजिएगा। ये हाँ मैं नीचे इसको थोड़ा वाला जो जूम कर मेन देता हूँ। टेबल है, हमको उसी को देख के काम करना है, तो आप बता दीजिए करना क्या। हाँ तो मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। हाँ तो आप देखिए तो इसमें क्या आ रहा है कि डेट आ रही है। तो 21 तारीख का जब डेट क्लोज हुआ तो वो कह रहा है लॉन्ग निफ्टी। तो अगर हम अपनी स्लाइड पे जाएंगे तो स्लाइड पे हमने कहा था ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज रिटर्न्स कह रहा है कि नॉर्मलाइज रिटर्न निफ्टी की ज्यादा है, और ये रिजीम भी दिखा रहा है आपको हाँ निफ्टी बिलिश रिजीम है। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं करना। जब आप 21 तारीख के क्लोज पे देखा तो 22 तारीख को आप निफ्टी अगर लॉन्ग नहीं है तो निफ्टी लॉन्ग कर लें। और अगर अगर ये यूएसडी आईएनआर वाला स्विचिंग सिस्टम है तो जब जोन सा सिस्टम बुलिश दिखाए उस दिन वो आपने लॉन्ग करके होल्ड कर लें। तो यानी कि ये 5 सितंबर को आया यूएसडी आईएनआर बुलिश, तो अगले दिन ये क्लोजिंग डेट पे सिग्नल आया तो अगले दिन आप ट्रेड करेंगे इससे, बस यही एक समझने वाली बात है। और ये दिखा रहा है कि किस दिन आया, तो 79.97 पे आया है। अगले दिन ओपन पे दोपहर में जब भी आपने ले लिया ले लिया। ये थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से चॉपिंग चल रहा है क्योंकि ये हमेशा होता है जब मार्केट अनडिसाइसिव होती है। पर अगर जैसे कल फेड रेट्स आए और मार्केट में कोई थोड़ा सा भी ट्रेंड आएगा तो इसको पकड़ लेगा और उस पर लैच ऑन हो जाएगा। एंड देन ये जो थोड़ा सा चॉपीनेस है इट विल गो वेरी वेरी क्लियरली आउट। बट सिंपल करना है, जो आपको बुलिश दिखा रहा है सबसे ऊपर लाइन जो है सबसे रीसेंट नंबर होगा, और सबसे नीचे लाइन जो है पिछले 10 ट्रेड दिखाएगा सिर्फ ये। तो जो सबसे ऊपर लाइन है दैट इज व्हाट योर रिजीम इज। तो अभी हम निफ्टी के बुलिश रिजीम में है एज ऑफ येस्टरडेज क्लोज। आज का डेटा भी इसमें अपलोड नहीं हुआ है। और उससे पहले हम कब कब निफ्टी के बुलिश रिजीम में थे। आप एक बात नोटिस करेंगे तो ये स्विचिंग स्ट्रैटेजी थी, तो ये स्विच कर रहा है। ये देखिए यहां से बुलिश यहां गया, फिर बुलिश यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। तो लेफ्ट राइट क्योंकि वो स्विचिंग है। तो आपने या निफ्टी में बुलिश रहना है या यूएसडी आईएनआर में बुलिश रहना है। ठीक है सर। सोच शुड रहा हूँ बी मैं कि इसमें और क्या स्ट्रेटेजी, मेरा दिमाग एक्चुअली चल रहा है कि शैतानी दिमाग है ना मेरा। तो नहीं मैं सर, सोच वो रहा हूँ कि मैं हाँ मैं आपको अभी एक और बात बताने वाला हूं कि इसके ऊपर और इम्प्लीमेंटेशंस लोगों ने कैसे करी है। एंड हाँ द वर्ल्ड इज ओपन, दे हाँ दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एनालिसिस एंड लॉट ऑफ सिग्नल्स। खासकर जो इक्विटी पोर्टफोलियोज मेंटेन करते हैं, रिटेल नॉन रिटेल लोग, उन लोगों के लिए भी इसमें इनसाइट्स है। हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि हम फ्लैट कब जाएं, हम अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कब करें। पर सर ये ना तो थोड़ा मेरे को अभी ना कंफ्यूजिंग सिग्नल दे दिया ये
बुलिश बेरिश आ गया, अगर मैं इसका ड्यूरेशन को डेली की जगह अगर वीकली कर दूं, तो मतलब वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं करूं, तो इसका सिग्नल थोड़ा सा ओ, तो आप सर विंडो साइज चेंज कर लीजिए। ये अरे 2 मंथ का विंडो हो गया। अब ये थोड़ा जूम पे है तो थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, हो गया। तो ये अब आपको, आप इसके देखिए आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ गया। 12 मई के बाद 11 अगस्त से ये रिजीम है। आपके ट्रेड्स देखिए, 10 ट्रेड जो है पूरे 8 महीने में 10 ट्रेड आ गए। तो वो चॉपीनेस जो है वो थोड़ी सी विंडो साइज से चेंज हो जाती है। तो वीकली का इफेक्ट जो है, वीकली पे आप हर वीक पे नहीं करेंगे। आप पूछ रहे हैं कि वीकली क्लोजिंग पे ही अगर मेरे को ट्रेड हाँ करना है रादर हाँ देन डेली। हाँ, हाँ। वो भी कर सकते हैं सर, वो इस पे बिल्ड कर सकते हैं हम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं नहीं, अभी मैं तो डेली ऐसे ही, मैं तो हवा हाँ में तीर मार रहा हूँ सर, मेरा कोई नहीं कि वो हम उसमें, तो थिंकर्स है ना, हम तो सोचते हाँ हैं कि जी, ये करने से क्या होगा, बाकी डेटा वाले बताएंगे कि होगा सही कि गलत होगा। हाँ वो डेटा से एनालिसिस करके देखा जा सकता है। वैसे इम्पैक्ट सिमिलर ही आने का, कोई ज्यादा इम्पैक्ट में इतना डिफरेंस नहीं आने वाला। नहीं नहीं, मैं इसको फॉलो करूंगा सर, और मैं आपको फीडबैक भी दूंगा। थैंक यू। प्लस और ये ना, ये वाला बिल्ड करते हैं सर, आपका ये बहुत पावरफुल पेज बन जाएगा, तो इसको और बिल्ड करते हैं फीडबैक्स के थ्रू, ताकि ठीक है। जो मेरा ना विजन है सर बहुत ही क्लियर है कि लोग यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करें। ये इंडिया में लोग नहीं कर रहे, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो बैंक निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी का जो नशा हो गया है ना, ये मुझे उतारना है लोगों का कि अरे ट्रेडर बनना है, बनो, ये सब क्या कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल करते हैं सर। मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ, क्योंकि उसमें बस थोड़ा सा और बचा है। उसके बाद वील टेक एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव। तो ये मैंने स्लाइड आपको वापस दिख रहा है प्रेजेंटेशन। हाँ तो ये वही स्लाइड का स्क्रीनशॉट है। इस पे ये वीडियो वगैरह भी हम डाल देंगे जब भी ये रिलीज होगी, तो दैट पीपल कैन इजीली रेफर टू इट। और यही मैंने जो अभी टेबल दिखाई है आपको, ये वही टेबल है। और कोई भी मुझको रीच आउट करना चाहे तो ऑफ कोर्स आई एम अवेलेबल। अब एब्सोल्युटली। लास्ट टॉपिक, कि इसके यूसेस क्या हैं, जो हमने इतनी एनालिसिस करा। आई थिंक मैंने मोर और लेस इस बारे में बात कर ली है, पर ये सिर्फ सिनॉप्सिस है कि इसको आप स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलग अलग वर्जन यूज कर सकते हैं, निफ्टी और यूएसडी आईएनआर में लॉन्ग रख के, स्विचिंग रख के। इस टाइप का एनालिसिस आप गोल्ड, बैंक निफ्टी, उन सब के साथ मल्टी एसेट, 2-3 एसेट्स भी लगा सकते हैं। तो उसमें एक मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन करके टेक्निक होती है, अगेन थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। पर वो ना भी करना चाहे, आप 2 एसेट एट ए टाइम लेना चाहे, बैंक निफ्टी एंड यूएसडी आईएनआर ले लीजिए, निफ्टी एंड गोल्ड ले लीजिए, यू कैन डू द सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस इन अदर लोअर एसेट क्लासेस, एंड उसमें भी आप अपनी स्विचिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो जैसे अगर 3 एसेट की बना रहे हैं, तो देख लीजिए कि यार जिसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम है उसमें रखना है, बाकी दोनों में नहीं रखना। या जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें आप 50% रख लें, बाकी सेकंड वाले में 25% और थर्ड वाले में 0। इस तरीके बहुत सारे एनालिसिस और सिस्टम्स बन सकते हैं फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में, जैसे आप वीकली के बारे में पूछ रहे थे, मैंने डेली के बारे में बताया। मुझे लगता है ये आवरली चार्ट पे भी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे तो ये उसमें भी इंपैक्टफुल रहेगा। बट थोड़ा डेटा से टेस्ट करके देखें बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग इट। बट मेरा असेसमेंट ये है कि आवरली से नीचे ना जाए, क्योंकि ये फ्लोज बेस्ड इम्पैक्ट्स हैं। ये एक दिन में आवरली या 15 मिनट चार्ट पे नहीं दिखने वाले, नहीं देखेंगे, इट विल बी अ करेक्ट। लॉट मोर चॉपी। मैं तो कहूंगा आवर टू 2 आवर से नीचे फ्रेम पे नहीं जाए, उसी पे स्टिक करें, एंड सिमिलर एनालिसिस करके देखेंगे तो यू विल स्टिल गेट सम डिसेंट सिग्नल्स टू ट्रेड। अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करें तो यू कैन यूज इट विद मल्टीपल एनालिसिस। बहुत एनालिसिस आप कर सकते हैं जो कि हम सिस्टमैटिक ट्रेडर्स नहीं कर पाते कई बार। तो इस तरीके से यूज करा जा सकता है। एंड तीसरा जो मैंने जो बार बार रिपीट भी करा है कि इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट करने के लिए सिग्नल यूज करा जा सकता है इन ए मोर क्वांटिटेटिव एंड रिलायबल मैनर। कि सिंपल 200 डे या मूविंग एवरेज या इन सब से ज्यादा एनालिसिस या ब्रेड देखते हैं, बहुत तरीके से देखा जा सकता है। पर ये अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं 6 चीजों का, तो उसमें आप ये 7वीं ऐड कर सकते हैं कि यार ये भी सिग्नल दे रहा है एग्जिट का, मेरे और जो मेरे पैरामीटर्स हैं वो भी दे रहे हैं, तो चलो आई कैन एग्जिट माई इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोटेक्ट माई कैपिटल जब ड्रॉडाउन आ रहे हैं, जब मार्केट गिर रही है। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर उसको यूएसडी आईएनआर में लगा देंगे बेरिश रिजीम में, तो वो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ड्रिफ्ट या पॉजिटिव रिटर्न भी दे जाएगा। सही है। तो ये था। एंड ये स्लाइड मैंने सर आपके फेस टू फेस बैंकॉक के बाद ऐड करी है, फेयर डिस्क्लेमर। तो सीक्रेट फॉर सक्सेस क्या है, कि हम ट्रेडर्स हैं, हम हर कोई सक्सेस लेना चाहता है, राइट? तो ये क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट है, सॉरी टू पुट यू ऑन द स्पॉट अगेन, और ऑडियंस के लिए भी है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट क्या है।
एक लाइन, एक सिर्फ एक आंसर, कोई बात नहीं, सही गलत की कोई बात ही नहीं। एक वर्ड यूज करूं क्या खाली? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। और सर कंसिस्टेंसी आने के लिए क्या चाहिए? ऑलवेज कीप, यू हैव टू बी लर्निंग ऑलवेज। तो मैंने आपके इवेंट में जाके जब इस बारे में बात करी तो मुझे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, और जब मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो मेरा दिमाग और चला, और फिर मैंने उसके ऊपर कुछ और अडेप्ट करा। बट उससे पहले ये वाला जो स्ट्रैटेजी 3 मैंने आपको दिखाया, ये मैंने 2 साल पहले करीबन, जब मैं बिल्कुल नया था, मैंने बोला कोविड का टाइम था, तो एक वेबिनार करी थी, यूट्यूब पे डाली थी, उसमें इंट्रोड्यूस करा था, और उसमें बहुत एफएक्स के ऊपर बहुत बात करी थी। उसमें मैंने एफएक्स इंट्रोड्यूस करा था कि एफएक्स मार्केट करता क्या है। तो मैं ना आपका वो वेबिनार का लिंक भी दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि अप्रिशिएटेड लोग सर। उस वीडियो को देख सके। हाँ जी। तो ये मैंने शेयर करी थी जुलाई 2020 में। उस वक्त एक ऑडियंस में मिस्टर शिवा गलरानी है, एक ट्विटर पे ट्रेडर है, उन्होंने ये मेरा वेबिनार देखा और उन्होंने इस सिस्टम को अडेप्ट करके ट्रेड करना स्टार्ट करा। अच्छा, और उनसे सही है। तब से मेरी दोस्ती हो गई उनसे। तो उन्होंने वो ये देखिए, ये उन्होंने मुझे ईमेल करा था कि ये इन्होंने, मैंने वेबिनार लिया था, ये रिजल्ट्स और इनसाइट है, और इन्होंने फिर और जगह और लोगों को सिखाया भी ये, और अच्छा, फोरम्स में जाके अप्रैल नाइस। 2021 में फोरम्स होते हैं इंडिया में, और फोरम्स होते हैं। तो ही वॉज वेरी जेनरस टू शेयर इट विद मी कि मैंने आपसे सीखा, नहीं तो लोग सीख के कुछ भी चले जाते हैं, बट ही नहीं, इज वो तो वेरी लोग जेनरस। बोलते हैं मेरा ही है। हाँ। पर और मेरा ये मेरा है, तब से, तेरा भी मेरा है। हाँ जी, और ये आज भी ट्रेड कर रहे हैं। इनसे मेरी भी थोड़े टाइम पहले भी बात हुई थी, ही सेज कि मैं आज भी ट्रेड करता हूँ। तो ये ऑलवेज कीप लर्निंग का, ये देखिए 2 साल पहले का सिस्टम है, आज भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो इन्होंने ये उस प्रेजेंटेशन में बहुत जेनरसली मेरे को क्रेडिट दिया था। अगेन तब मैं बहुत ट्विटर पे बहुत अननोन नाम था, तो इन्होंने मेरे को क्रेडिट दिया था कि अंकित से इन्होंने करके उन्होंने अडेप्ट करा ऑफ कोर्स। और वो हर किसी को करना पड़ता है, कोई सिस्टम, मेरा सिस्टम मेरे लिए काम करता है, आपका आपके लिए करेगा, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम रह सकता है, पर आप सिस्टम को अडेप्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा पोजीशन साइजिंग, लॉट्स कैसे यूज करने, थोड़ा सा वो करके प्रेजेंटेशन दी थी, और वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। और ये बैंकॉक से जो मिला वो मुझे ये मिला। तो वहां पे एक क्वेश्चन आया कि जब आप सिर्फ लॉन्ग ओनली जा रहे हो, निफ्टी लॉन्ग जा रहे हो, रुपी लॉन्ग जा रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब निफ्टी लॉन्ग जाओ साथ साथ रुपी शॉर्ट भी चले जाओ? एंड बरोबर है। उल्टा, जब निफ्टी शॉर्ट जाना है तो आप निफ्टी शॉर्ट चले जाओ, रुपी लॉन्ग चले जाओ। तो उसमें क्या है कि अगर नीचे जाने वाला है तो मार्केट उधर से भी पैसा निकाल लेगी और इधर से भी निकाल लेगी। मैं नहीं तो करूंगा ये काम। ये क्वेश्चन आया, पर हाँ, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं था, क्योंकि मैंने ये हाँ। एनालाइज नहीं करा था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये बेटर रिटर्न देगा, क्योंकि हमने शॉर्ट के बारे में बात करी कि मार्केट शॉर्ट का मतलब ही नहीं है कि नीचे गिर रही है, वो उसका रेंज में रह जाए। पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा। मैं आया घर, डेटा उठाया और इसको टेस्ट कर लिया, और इसका टेस्ट का आउटपुट ये रहा। तो आप देखें कुछ भी फर्क नहीं है, बाय एंड होल्ड जितना ही है जो हमने लॉन्ग शॉट करा था। तो ये होना ही जो है, आपकी होना ही है, होना ही है। हाँ, ये होना ही है। हमारा तो सर क्या होता है ना कि हमारे को, क्योंकि हमने टाइम से ट्रेडिंग करी है, तो कुछ कुछ इंट्यूशंस बिल्ट अप है। बट एक ऑडियंस को जनरल क्वेश्चन आता है कि यार इसको और इंप्रूव कैसे कर लूं? अंकित ने दिखाया कि 15% रिटर्न, 14% रिटर्न बन रहा है, मैं इसको 20 कैसे बना लूं? सबसे पहला इंटरेस्ट रीजन आता है। तो नॉनदलेस हमारा कोई भी कंफर्म्ड आंसर नहीं होता, इट्स ऑलवेज थ्रू डेटा। तो डेटा। मैंने वो डेटा ड्रिवन करा, एनालिसिस करा, ये उसका आउटपुट है। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट स्ट्रैटेजी नंबर 3 ही है जो स्विचिंग है, कि आप निफ्टी में लॉन्ग रहें या यूएसडी आईएनआर में लॉन्ग रहें, और उसके आगे चल। तो ये उसका मैंने सिर्फ 5, इसमें 5 चार्ट आ गए, पहले 4 थे। तो ये थोड़ी सी लाइट ब्लू जो लाइन है ये 5वें नंबर की है, जस्ट टू शो की कंपैरिजन उसका क्या रहा है। और सर ये मेरी वेबसाइट पे थोड़ा सा ये जो मैंने बोला नो आईएनआर वाले, ये पुराने ये 3-3 घंटे के वीडियोस हैं सर। हाँ, ये सही है। एक सिटिंग में मैंने पूरा ये स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करी थी। इसमें एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी है, और एक ट्रेडिंग व्यू की भी है, ये जिसमें कोडिंग कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, उसका भी एक इंट्रोडक्शन है। बट ये वाह, वाह। वेबसाइट पे अगर जाएंगे लोग तो देख सकते हैं, दोज हु माइट बी इंटरेस्टेड। टू गुड, एंड दैट्स इट सर, दिस इज ऑल आई हैड टू फॉर गुड, यू। टू गुड, टू गुड। मजा आ गया, मजा आ गया। और दोस्तों, अंकित अंडरस्कोर फॉन्ट इज दी ट्विटर हैंडल, और इनका यूट्यूब चैनल भी मैं नीचे में आपको लिंक दे दूंगा, तो आपको देखना जरूर है, बिकॉज कमाल। और एक जो कमिटमेंट मैंने आपसे ले ली अंकित, वो ये है कि नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, और एल्गो सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं वो पूरा आप सब सिखाने वाले। ट्रेडिंग व्यू का अपने अपने आपने सिखा रखा आपकी वेबसाइट पे, तो मैं वो देखूंगा, ताकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ही पूछूंगा।
वो सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल मजा आया अंकित, बहुत मजा आया। लाइकवाइज, प्लेजर वाज ऑल माइन विवेक। इतना कुछ सिखाया आपने इस वीडियो में, और जो लास्ट तक रुके हैं ना उनको सल्यूट कि आप रियली में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखा आपने। आप इंटरटेनमेंट सीकर नहीं है, बिकॉज ये सीरियस कंटेंट था। एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन होना तो डाल दीजिएगा। अंकित इज वेरी वेरी सपोर्टिव गाय। ट्विटर पे डाल दीजिए कैसा लगा, कमेंट दीजिएगा, टैग कीजिएगा इनको, he will respond back, I can guarantee you, because he is very very supportive guy। जो यार अपने लिए वेबसाइट बना दिया आप लोग के लिए, वो आदमी और क्या करेगा। तो आप यूज कीजिए भाई, इतना अच्छा लर्निंग, इतना अच्छा रिसोर्सेज क्रिएट हुआ है, एंड आई एम श्योर यू विल हैव योर वे ऑफ इम्प्रोवाइजिंग। तो फीडबैक दीजिए अंकित को, ताकि वो वेबसाइट को एक पावर हाउस के रूप में हम सब मिलकर क्रिएट कर सकें। क्यों अंकित? बिल्कुल एकदम ऑलरेडी आपने जो कहा 100% अग्री टू दैट। कोई मैं ट्विटर पे बहुत लोगों को बहुत चीजों में आंसर करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, एंड आई ट्राई एंड पोस्ट अ लॉट। मेरी ट्विटर फीड अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्राई एंड पोस्ट आइडियाज इधर उधर से, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड उस वेबसाइट के लिए कोई भी फीडबैक हो, उस पेज के लिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दैट, एंड जो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे हम बिल्कुल करेंगे। ऑसम, थैंक यू अंकित, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो थैंक के यू लिए, फॉर योर टाइम। यस थैंक यू, बाय बाय, प्लीज टेक केयर। बाय।